हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो समाज शास्त्र का पेपर होने वाला है, सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में समकालीन सामाजिक समस्याएं, उससे संबंधित समाज शास्त्र का पूरा रिवीजन वीडियो होने वाला है। इसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, सभी यूनिट का मैं आपके सामने रिवीजन कराऊंगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी वीडियो होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी अभी बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ पानी है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार के जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद ऊपर की तरफ आपके सामने जो यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना है, फाइल वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोने में, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है सोशियोलॉजी। जैसे सोशियोलॉजी सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के नाम से एक जो पीडीएफ है वो देखने को मिलेगी और इसको आपको खोल के पढ़ लेना है। तो चलो शुरू कर दिया आप अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक समस्याओं के अर्थ व परिभाषा को समझाइए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। आपको जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके क्या अर्थ होते हैं उससे संबंधित आपके सामने पूरा का पूरा बताना है। सामाजिक समस्याएं समाज की एक ऐसी स्थिति या व्यवहार का तरीका है जिसे समाज एक बड़े वर्ग द्वारा हानिकारक या आपके सामने अवांछित माना जाता है। मतलब समाज में सामाजिक समस्या क्या होगी, कोई ऐसा व्यवहार, कोई व्यक्ति का, भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक छोटा सा उदाहरण देखो तो चोरी करता है ना। तो चोरी उसने क्या किया, भाई आपने धन कमा के लाए, आपके घर से कोई व्यक्ति ऐसे उस चीज को उठाकर लेके चला गया तो उससे तो आपका नुकसान हो गया, भाई आपने मेहनत करके कमाया था। तो ये क्या उसका व्यवहार है। या कोई भी व्यक्ति है जो मानसिक स्थिति से अच्छा नहीं है, जो हर किसी इंसान को कुछ भी बोल देता है, तो वो भी अपने लिए अच्छा नहीं है समाज के लिए। तो यही है समाज की ऐसी स्थिति, समाज में कोई भी व्यक्ति उसकी ऐसी स्थिति या व्यवहार जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग है वो क्या हो, उससे हानिकारक हो, उसके लिए नुकसान पहुंचाए और अवांछित हो, मतलब वो कोई भी व्यक्ति के द्वारा सहन नहीं किया जा सके, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, सामाजिक समस्या के नाम से जाना जाता है। जिनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। और इस तरीके के जो आपके सामने समस्याएं होती हैं इसके लिए आपके सामने सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको जो उदाहरण दिए वो व्यक्तिगत व्यक्तियों के उदाहरण है। आप ऐसे मान लो कि पहले के समय एक समस्या थी कि महिलाओं को बाहर शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता था। आज के समय तो आप, भाई अगर लड़की हो और आप शिक्षा के लिए बाहर जा रही हो तो आज के समय तो आपको यह अधिकार मिल गया। लेकिन क्या पहले के समय यह अधिकार था? नहीं था। तो अलग अलग व्यक्ति आए जिन्होंने क्या किया, प्रयास किया कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार मिल सके। फिर अकेले व्यक्ति का सिर्फ प्रयास करने से कुछ नहीं होता, लोगों में जागरूकता होना जरूरी होती है। धीरे धीरे पूरे समाज में एक एक व्यक्ति है वो इस चीज के लिए जागरूक होता है। पहले आपके गांव में कोई पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपनी लड़की को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा। सभी गांव वालों ने कुछ कहा होगा कि भाई बाहर जाना अच्छा नहीं है, किसी महिला के लिए, हमारी परंपराओं के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने भेजा भाई प्रयास करके। उस लड़के ने आगे जाकर समाज में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, समाज का एक अलग नाम किया। तो सभी लोगों को उस चीज से प्रेरणा मिली कि हमें महिलाओं को आगे भेजना चाहिए, हमारी लड़कियां भी कर सकती हैं। तो यही है, समाज में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरे समाज को सामूहिक प्रयास करना पड़ता है। यह समाज की संरचना, मूल्यों और कार्य प्रणाली की दोष को दिखाता है। तो ये जो समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, पूरे समाज में जो मूल्य होते हैं, भाई हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है, कोई कार्य प्रणाली, कोई कार्य करने का तरीका, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो उन सब चीजों को आपको उन सब चीजों को दूर करने के लिए इस प्रकार की जो सामूहिक प्रयासों को दूर करना जरूरी होता है। भाई जो अंधविश्वास होते हैं वो ऐसे थोड़ी कि आपके साथ एक साथ ही पैदा हो गए, धीरे धीरे अंधविश्वास पैदा होते हैं। परिभाषाओं की बात करें, गिलिन के अनुसार क्या था, एक सामाजिक समस्या सामाजिक मानकों का एक विचलन है जिसके बारे में समाज का कोई महत्वपूर्ण भाग ये महसूस करता है कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। मतलब सामाजिक समस्या क्या होती है, हमारे जो सामाजिक मानक है, सामाजिक मानक क्या, भाई जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो प्रणालियां हैं जो समाज को चलाती आ रही हैं, उसमें कोई ना कोई त्रुटि है, कोई कमी है,
समझ में आ गया? जिसके बारे में और वो क्या है, जिसके बारे में समाज का कोई महत्वपूर्ण भाग, मतलब समाज का बहुत बड़ा वर्ग ये सोचता है कि अब हमें इस चीज में बदलाव करने की जरूरत है। जैसे आज के समय हमारे समाज के अंदर आप देखो तो पश्चिमी जो संस्कृति है वो एक अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। हमारा खान पान देखो, पहले अपने खान पान में आपस में जो हमारी सभ्यता हुआ करती थी, जो खान पान हुआ करता था, वो बहुत ही जरूरी हिस्सा होता था। लेकिन आज के समय पश्चिमी सभ्यता का खाना हमारी खाने का हिस्सा हो गया, और इससे क्या अलग अलग प्रकार की बीमारियां, जैसे बीपी हो गई, डायबिटीज हो गई, आज के समय हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैलने लगी। तो अब हमें इन पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो समाज में त्रुटियां कहीं ना कहीं आने लगी हैं, जिसका एक बहुत बड़ा भूभाग ये सोचता है कि हमें काम करना चाहिए, उसी को गिलीन ने क्या कहा है, सामाजिक समस्या के नाम से जाना है। आर के मर्टन के अनुसार क्या है, सामाजिक समस्या जब उत्पन्न होती है जब समाज का संचालन संरचनात्मक तत्व है, समाज के सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृति साधनों के बीच में असंगति पैदा करता है। अब मर्टन के जो विचार है वो थोड़े अलग है। इन्होंने क्या कहा, सामाजिक समस्या कब उत्पन्न होती है, जब समाज में जो संरचनात्मक तत्व है, जो समाज की जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, समाज का जो भूभाग है, ढांचा है, संरचना है, उसके बीच में जो समाज के जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृति में असंगति पैदा हो जाती है। मतलब लोग उन सब चीजों को सही से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लोग उन सब चीजों व्यवस्थाओं को सही से नहीं समझ पाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, आर के मर्टन के अनुसार सामाजिक समस्याओं के नाम से जाना जाता है। मतलब भाई आज के समय क्या हो रहा है, आपके समय जो लोग हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों का कम सम्मान कर, ऐसे समझ लो कि समाज के अंदर अब लोग एक जगह रहना कम पसंद करते हैं। एकल परिवार है वो आज के दिन बढ़ता जा रहा है, सामूहिक परिवार की जो हमारे परंपरा करती थी वो खत्म होती जा रही है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उसी को भी सामाजिक समस्या के नाम से देख सकते हैं अपन। अगला क्या है, जो सामाजिक समस्याएं कैसी होती है, ये व्यक्तिगत नहीं होती। मतलब अगर इसमें आप व्यक्तिगत की भावना लाओगे तो आपको कम देखने को मिलती है, कोई भी व्यक्ति विशेष से नहीं होती है, ये पूरी सामूहिक प्रकृति की होती है। मतलब ऐसा है कि जिसमें सारा समाज इसके अंदर समा जाए, इस प्रकार की समस्याएं होंगी। समझ में आ गया? आज के समय की बात करूं, आधुनिक समय की, मोबाइल का अपन अत्यधिक यूज करते हैं, माता पिता हो गए, अपनी जो फैमिली हो गई, इसको अपन कम समय देते हैं। तो ये क्या आगे आगे जाकर, आज तो इतनी बड़ी चीजें नहीं है क्योंकि हमारी परंपराएं जिसमें माता पिता वो इतना ज्यादा मोबाइल वगैरह का तकनीकी उपयोग नहीं करते हैं, तो हमारे पास समय बचा लेते हैं। लेकिन हमारी जनरेशन जब आगे जाएगी तब हम क्या है, हम मोबाइल के आदी होंगे और हमारे बच्चे होंगे, जो आपके आने वाली जनरेशन हो उससे भी ज्यादा आदी होंगी, तब ये समस्याएं बहुत बड़ी होती चली जाएंगी। समझ में आ गया? और ये समस्या व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समाज में ही फैल गई है। तो यही होता है, जो ये सामाजिक जो समस्याएं होती है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं होती हैं, सामूहिक प्रकृति की होती हैं। इसका समाधान केवल सामाजिक क्रिया से ही संभव संभव होता है। और इसकी समस्या का समाधान कैसे होता है, सामाजिक क्रिया के द्वारा सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने से ही इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति है वो समाज में बदलाव नहीं कर सकता, समाज में बदलाव करने के लिए हर वर्ग को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर कोई इंसान सही भी कर देगा, एक व्यक्ति, तो बाकी लोग उसको क्या कर देंगे, वो इसको क्या तो क्रिटिसाइज करेंगे उस चीज को, या फिर वो नहीं सुधरेंगे। तो एक व्यक्ति से सुधार कभी भी नहीं हो सकता। समाज के एक बड़े वर्ग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और इस प्रकार की त्रुटियां, जैसे पहले छुआछूत जो था, है ना, तो वो समस्या है वो कि एक बहुत बड़ा वर्ग था उसको परेशान कर, उस जो वो उससे प्रभावित था, या फिर महिलाओं से संबंधित काफी कुरीतियां थी, सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई। तो इस प्रकार की समस्याएं एक बहुत बड़े वर्ग को, जो सामाजिक समस्याएं एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी समस्याएं जो समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने को करती हैं उसको सामाजिक समस्याओं के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ क्राइम इन इंडिया। अब यूनिट नंबर फर्स्ट का तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। भारत में अपराध के मुख्य कारण क्या है, भारत में अपराध की प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है और उसके मुख्य कारण क्या क्या है। भारत में अपराध एक जटिल सामाजिक समस्या है जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। मतलब भारत में जो अपराध है ये एक बहुत बड़ी और मुख्य समस्या है, जटिल समस्या है, जिसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले सामाजिक आर्थिक विषमता, मतलब समाज के अंदर भाई चाहे अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, जो समाज में अलग अलग वर्ग देखते हो, भाई अमीरी के आधार पे, गरीबी के आधार पे, पैसे के आधार पे, या सामाजिक स्तर पे, कोई भाई नीची जात का है, कोई उच्च जात का है, कोई अलग अलग धर्म से है। तो
इस प्रकार की भी असमानताएं समाज में देखने को मिलती हैं। अपराध का मूल कारण होती है आर्थिक वंचना के कारण कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, आपराधिक साधनों का सहारा लेता है। भाई अगर समाज में एक व्यक्ति है, समझिए समाज में एक व्यक्ति है जो खाना खाकर क्या करता है, आधा खाना खाता है और आधा बाहर फेंक देता है। समझ में आ गया। एक व्यक्ति है जो बेचारा हर समय भूखा रहता है, मतलब उसको महीने में 15 दिन दो पेट का दो टाइम का खाना मिलता है, 15 दिन वो एक टाइम भूखा रहता है। तो ये क्या सामाजिक असमानता है। अगर वही खाना बचकर अगर उस गरीब के पास चला जाए तो क्या हो जाए, उसका पेट भर जाए। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं समाज में, जब व्यक्ति क्या देखता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी मूलभूत सुविधाएं जो कोई व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं, उनको भी पूर्ण नहीं कर पाता है, उनको भी पूरा नहीं कर पाता है, तब क्या करता है, वो अपराध जैसी प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ता है। वो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता है कि भाई मैं कैसे भी इन सब चीजों की तरफ नहीं बढ़ूं, लेकिन वो इन सब चीजों को, आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, अपराध का रास्ता अपना लेता है, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। अगला क्या, सामाजिक विघटन। परिवार, पड़ोस और समुदाय जैसी जो पारंपरिक जो संस्थाएं का कमजोर होना, मतलब परिवार हो गया, पड़ोस हो गया और समुदाय हो गया, ये संस्थाएं जब कमजोर हो जाती हैं, क्यों भाई, एक बात सोचो आप, हमारे समाज के अंदर आज के दिन आपराधिक प्रवृत्तियां क्यों बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि माँ बाप है, माता पिता है, परिवार का डर नहीं रहा है। पहले अपने माता पिता से पूछना आप कि उनके जो आपके दादाजी हैं वो आपके माता पिता को अगर डांट देते थे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके सामने बोल जाए, उनके खिलाफ कर लें। उनके पिताजी क्यों, काका ताऊ में भी कोई अगर डांट देता था तो उनकी बातों को सर आंखों पर रखते थे, उनकी बातों को बिल्कुल भी टालते नहीं थे। और हमारी जनरेशन पे देखो, हम अपने माता पिता की भी सारी बातें सही से नहीं मानते, आने वाली जनरेशन और ज्यादा नहीं मानेंगी। तो इससे क्या है, समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ती हैं। क्यों, अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने हमारे से ज्यादा समाज को देखा होता है, उन्होंने हमसे, हम हो सकता है हमारे पास ज्ञान अधिक हो, आप पढ़े लिखे अधिक हो सकते हो, आप अधिक ज्ञानवान हो, गुणवान भी हो सकते हो, लेकिन एक अनुभव, एक जीवन में ऐसी चीज है जो आपको कोई भी शॉर्टकट से नहीं आ सकता, ना वो कोई किताब सिखा सकती है। अनुभव इंसान को जीवन खपाने से, जीवन में मेहनत करने से, या उस इस परिस्थितियों से गुजरने से ही आता है। तो उन्होंने आपकी जो जिस उम्र में आप हो, उस परिस्थितियों से वो बहुत पहले गुजर चुके हैं, उसके बाद में भी उन्होंने बहुत बड़ा जीवन देखा है, तो उन्हें पता है कि जीवन में क्या गलत है, क्या सही है। तो इसीलिए यही है कि जब समाज के अंदर परिवार, पड़ोस और समुदाय जैसी जो पारंपरिक जो संस्थाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं, इस कारण क्या है, ऐसा जो समाज में विघटन, बंटवारा देखने को मिलता है और आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। समझ में आ गया, अच्छा पॉइंट है। उद्योगीकरण और नगरीकरण। शहरों में अज्ञानता, भीड़ भाड़ और तेज जीवन शैली के कारण, अब भीड़, शहरों की तरफ एक उदाहरण लेके बताऊं, अगर आप गांव के बच्चे हो, आप में से अधिकतर बच्चे गांव से आते होंगे, तो आप क्या देखते हो भाई, अपने गांव में कोई भी एक व्यक्ति का कोई समस्या समस्या हो गई, सारा समाज उसके साथ खड़ा होता है। उस, चलो खड़ा भी नहीं होता तो कम से कम उसका हालचाल पूछने के लिए तो पहुंच ही जाते हैं। सभी भी नहीं पूछते तो थोड़े बहुत लोग तो पहुंचते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति, किसी का खुशी का माहौल है, कोई शादी है, तो सारा समाज एकजुट मिलकर उस खुशी को भी क्या करता है भाई, उसमें अपना हाथ, जो काम होता है उसमें हाथ बंटवाते हैं। चाहे कोई आर्थिक सहायता हो गई, चाहे अपने श्रम की सहायता हो गई, कोई ना कोई, सभी प्रकार से अपना अपना योगदान जरूर करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन शहरों की तरफ अगर जब बढ़ते हैं अपन, जब आप शहर की तरफ बढ़ोगे, तब किसी व्यक्ति को एक दूसरे से मतलब नहीं है। आप पड़ोस में हो और पड़ोस में अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका अलग जीवन है, आपका अलग जीवन है, आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से कभी जुड़ाव महसूस ही नहीं करते हो। समझ में आ गया। तो जो शहरों में जो अज्ञानता है, मतलब अज्ञातता है, जिसमें क्या, एक दूसरे से, लोगों से जो कनेक्टिविटी है, जो हमारे बीच में जो एक सामाजिक समूह में एक जगह रहने की भावना है, सामाजिकता की भावना, वो शहरों में कभी नहीं पनप पाती है। भीड़ भाव और तेज जीवन शैली है, साथ के साथ वहां क्या है, हर समय पैसा कमाने की होड़ है, हर समय समाज में एक दूसरे से आगे आगे निकल जाने की जो होड़ होती है, वो क्या होती है, उस कारण से नैतिकता है कमजोर हो जाती है। तो इस कारण क्या है, समाज में जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई दिखाई देती है। और नियंत्रण भी कम हो जाता है, और समाज में क्या हो जाता है, नियंत्रण भी कम हो जाता है। भाई एक दूसरे को कोई टोकता नहीं। फर्क कहां पर आता है, जब अगर आपको गलती कर रहे हो और अगर आपको किसी ने टोक दिया, तो आप में से 30 40 50% बच्चे ऐसे होंगे जो उस कार्य को नहीं करेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, इतना समझदार इंसान होता है कम से कम। लेकिन अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, कोई समझाने वाला नहीं हो, तो आप उस गलती को निरंतर करते चले जाते हो। तो जो शहरी समाज है उसमें देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे से
वो जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं और लोग नैतिक रूप से उतना मतलब जुड़ाव नहीं करते हैं कि एक दूसरे को टोके, जिससे क्या हो जाता है, समाज में लोगों को सबको स्वतंत्रता होती है अपने अपने कार्य करने की, समाज पे नियंत्रण कम होता है तो अपराध भी बढ़ जाते हैं। अगला क्या पॉइंट है, दोषपूर्ण समाजीकरण। पारिवारिक उपेक्षा, टूटे परिवार में माता पिता के आपराधिक व्यवहार के कारण बच्चों में दोषपूर्ण समाजीकरण हो जाता है। काफी बार क्या होता है, कोई व्यक्ति, भाई कोई भी इंसान बचपन से अपराधी नहीं होता है, अपराधी तो इंसान बाद में होता है, धीरे धीरे उम्र खाने के बाद में। कैसे बनता है कोई इंसान, भाई पारिवारिक उपेक्षा, मतलब काफी बार क्या होता है, भाई आपसे उपेक्षा थी कि आप पढ़ लिख कर जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, है ना। काफी बार इंसान की खुद से व्यक्तिगत उपेक्षा भी होती है कि मुझे अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, अच्छी जीवन शैली जीनी है, मुझे अच्छी घड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा रिश्ते चाहिए, अच्छे मुझे गाड़ी में चलना है। काफी बार व्यक्तिगत उपेक्षा होती है, और जीवन में हम जब उन उपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, भाई आप उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपका सपना है फॉर्च्यूनर में चलने का, लेकिन आप पैसा कमा रहे हो वेगनार जितना, तो आप कहीं ना कहीं तो फिर गलत कार्यों की तरफ बढ़ जाते हो। अगला क्या, टूटे हुए परिवार। काफी बार परिवारों में माता पिता है वो अपने बच्चों को उतना उचित समय नहीं दे पाते हैं, उनके पास बैठाकर उन्हें संस्कार नहीं दे पाते हैं, उन्हें सही गलत के बीच में अंतर नहीं बता पाते हैं, तो भी काफी बार बच्चे गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाते हैं। काफी बार एक चीज मूलतः देखने को मिलती है, जिन बच्चों के माता पिता का जो आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, वही माता पिता भी अपराध में होते हैं, तो काफी बार मजबूरन या फिर काफी बार इंसान स्वेच्छा से भी क्या है, अपराध को चुन लेता है। क्यों, काफी बार उसने अपने माता पिता को इन परिस्थितियों से गुजरे हुए देखता है, तो उसके लिए एक चीज वो आम सी जिंदगी में हिस्सा हो जाती है, और साथ के साथ क्या है, काफी उसे मतलब सीख भी काफी बार ऐसी ही मिलती है, उसके आसपास वातावरण ऐसा होता है, तो अपने आप ही उस प्रकार के माहौल में ढल जाता है। मनोरंजन और मीडिया का प्रभाव। आज के समय सबसे बड़ी उचित समस्या आपके सामने समझ में आती है, समाज में हिंसा और अपराध को रोमांटिक तरीके से दिखाना। मतलब आज के समय आप गानों में देखो, ज्यादातर किसकी बात की जाती है, ये धारा लगने की, क्राइम करने की, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, जीवन में मेरी ये धारा लग गई, आज मैं यहाँ पर हूं। तो बच्चे जो बड़े, जब इंसान एक उम्र के बाद में तो बच्चा समझ में आता है, आप जिस उम्र में हो, आप अभी अभी तो आप और कच्चे हो थोड़ा, कॉलेज से बाहर निकल जाओगे आप, तब आपको जीवन की और सच्चाई समझ में आ जाएगी कि इन सब चीजों में कोई भी सच्चाई नहीं। अभी आप नए नए सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, तो आपको लगता है कि यही चीजें जीवन की सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया। समाज में जितना इंसान अपने जो आसानी से जीवन जीता है, एक सकारात्मक जीवन जीता है, वो उतना ही सुखी रहता है। चाहे गाने हो गए, फिल्में हो गई और मीडिया हो गई, इसके माध्यम से जो युवाओं को जो क्राइम है उसको गलत नहीं दिखाकर सही तरीके से पेश कर दिया जाता है, परोस दिया जाता है आपके सामने। जो अपराध है, अपराध और हिंसा को एक सकारात्मक पक्ष उसको दिखाकर बच्चों के सामने पेश कर दिया जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और समाज के अंदर वो क्राइम करने से नहीं बचते हैं, नहीं रुकते हैं और क्राइम कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। इसलिए भारत या अन्य कोई भी देश हो, भारत जैसा देश, उसमें भी जो अपराध है वो फैल जाता है। तो ये थी आपके यूनिट फर्स्ट का, मैंने रिवीजन करा दिया। अब अपन देखेंगे आगे की तरफ यूनिट सेकंड को। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, सोशल प्रॉब्लम्स इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में समकालीन सामाजिक समस्याएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां से जरूर से पढ़ लेना। साथ के साथ आपको अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। यूनिट नंबर 2 करवा रहा हूँ, इससे पहले यूनिट फर्स्ट करवा दिए, उसका वीडियो उसी प्ले लिस्ट में मिलने वाला आपके सामने। साथ के साथ यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट या शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट व मंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन द 20th सेंचुरी इंडिया। 20वीं सदी में भारत में जनसंख्या समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो जो 20वीं शताब्दी है, उसमें भारत की जो जनसंख्याएं हैं, उस पर किस किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, इस पर सविस्तार टिप्पणी करने वाले हैं अपन। 20वीं सदी में भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि को अनुभव किया, जिसे जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। तो 20वीं शताब्दी है, इसमें भारत ने किस चीज को महसूस किया कि भारत में जो सबसे ज्यादा जो 1900 से लेकर 2000 के बीच की जो
साल थे, उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में जैसे स्वतंत्रता होता है, उसके बाद में अलग अलग प्रकार की भारतीय जो लोग है वो धीरे धीरे वही क्या स्थायी तो होने लगा लोगों का। तो लोगों ने जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से उस समय देखने को मिलती है, और बहुत जब तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई चीज का विस्फोट होता है वो टुकड़ों में बटकर अलग अलग हो जाती है ना, बहुत ज्यादा संख्या में, उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं वो एक मतलब ज्यादा लोग जन्म लेते हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि होती है, तो उसको विस्फोट के रूप में देखा जाता है। आरंभ की बात करें 1921 में महान विभाजक वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है, जिसके बाद में जनसंख्या वृद्धि दर है वो देखने को मिलती है। तो 1921 का जो वर्ष था इसको किस रूप में जाना जाता है, महान विभाजक वर्ष के रूप में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद में जनसंख्या वृद्धि बहुत देख मतलब 1921 के बाद में भारत की जनसंख्या वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से बढ़ना शुरू होती है। तो इस ईयर को आपको शुरुआती ईयरों में से माना जाता है, शुरुआती सालों में से माना जाता है। कारण की बात करें, क्या क्या कारण रहे, भाई कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहते हैं, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के पीछे क्या क्या कारण रहे भारत में, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। पहला है मृत्यु दर में भारी गिरावट। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण टीकाकरण व एंटीबायोटिक्स और महामारी नियंत्रण के कारण मृत्यु दर है वो की जो तेजी से कमी आने है। भाई लोगों की ज्यादातर मृत्यु क्यों होती है, बीमारी के कारण, आम सी बात है ये चीज तो आपके सामने की, जो लोग सबसे ज्यादा क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बीमारी के कारण हो जाते हैं। पहले अलग प्लेग हो गया आपके सामने, जो चेचक हो गया आपके सामने, और जो काली खांसी जैसी बीमारियां, ऐसी कुछ अलग अलग प्रकार की पूरी दुनिया में महामारी देखने को मिले, जिससे बड़ी जनसंख्या, करोड़ों की लाखों की जनसंख्या में लोगों क्या हो गए, एक साथ मृत्यु के घाट उतर गए। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता चला गया, चिकित्सा विज्ञान है, साइंस है ना, उसने क्या किया, धीरे धीरे प्रगति करती चली गई, और जिससे टीकाकरण, पोलियो हो गया आपके सामने, चेचक हो गया आपके सामने, रेबीज हो गया, प्लेग हो गया, इन सब जो महामारियां जैसी बीमारियां थी, इनके खिलाफ क्या कर लिया हमने, टीकाकरण है उसको अपनाना शुरू कर दिया, जिससे एंटीबायोटिक और महामारी नियंत्रण के कारण जो मृत्यु दर है उसमें तेजी से कमी देखने को मिली। साथ के साथ जो एंटीबायोटिक हो गई और जो महामारी जो नियंत्रण कार्यक्रम है उनको लागू किया गया, जिससे क्या है, जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, जो मृत्यु दर है वो और धीरे धीरे कम हो गई। समझ में आ गया। तो महामारियां हुई नहीं तो लोगों के क्या मरने की जो वो भी है वो बढ़ गई, जो मरने की जो संख्या है लोगों की महामारी के कारण वो भी कम हुई। उच्च जन्म दर, शिक्षा में कमी, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सामाजिक मूल्यों ने पुत्र मोह और विवाह की कम उम्र के कारण जन्म दर है वो उच्च बनी रही। मतलब क्या हुआ, पहले क्या हुआ करता था, सबसे पहला जो कारण था शिक्षा की कमी। लोगों की क्या विचारधारा बनती थी भारत में कि जितने ज्यादा लोग होंगे घर में वो उतना ही ज्यादा सशक्त होगा, उतने ही ज्यादा कमाने वाले होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतने ज्यादा सशक्त होंगे, उतना ही ज्यादा हम अमीर बनेंगे। लोगों की विचारधारा थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था जितने ज्यादा कमाने वाले होंगे उनको पालने के लिए आपको उतना ही पैसा भी चाहिए होता है, उतने ही संसाधन भी चाहिए होते हैं, उतना ही आप क्या होते हैं, धीरे धीरे समाज के ऊपर एक बोझ बन जाता है। एक समय तक चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन एक समय बाद में अत्यधिक होने पर वो समाज पर बोझ बन जाती हैं। साथ के साथ अलग अलग प्रकार की रूढ़िवादियां भी भारत में देखने को मिलती है कि भाई जब तक कोई भी परिवार है उसमें अगर लड़का नहीं होगा तब तक वो वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस प्रकार की ये जो रूढ़िवादी थी, इससे क्या है, अगर एक परिवार में एक से अधिक लड़कियों ने जन्म ले लिया तो उसके बाद में जब तक लड़का नहीं हो जाता था परिवार में, तब तक लोग क्या है आपके सामने बच्चे पैदा करना जारी रखते थे। तो इससे क्या हुआ, समाज में काफी ज्यादा जो जन्म दर है वो हमेशा बनी रही। साथ के साथ क्या होता था, विवाह की कम उम्र, छोटी उम्र में बच्चों, जो पहले क्या बाल विवाह कर दिया जाता था, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो इससे क्या है लोग और ज्यादा काफी लंबे समय तक क्या बच्चे पैदा करते रहते थे इस चीज से। तो इससे भी क्या बर्थ रेट है जो उच्च जन्म दर है वो बनी रही। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं ने लोगों की औसत जीवन काल को भी बढ़ाया। मतलब पहले भाई कोई व्यक्ति हुआ करते थे उनकी अगर बीमारी हो जाती थी, समय पर इलाज नहीं हो पाता था तो इससे क्या हो जाता था, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या देखने को मिला, जो आपके सामने जो स्वास्थ्य सेवाएं वो धीरे धीरे बेहतर होने लगी। तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने लगी तो लोगों का जो जीवन काल है
लोगों के जो जीवन काल है, लोगों के जो बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उन सब चीजों से अब लोग क्या है, अब लोग हैं उन सब चीजों के कारण, बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, और जीवन प्रत्याशा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, औसत जीवन काल है वो और ज्यादा बढ़ने लगा लोगों का। प्रभाव की बात करें, इस तीव्रवृद्धि ने आपके सामने 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत में खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी व गरीबी और आवास की कमी का सामना करना पड़ा। मतलब भाई अब एक बात देखिए, मैं काफी बार ये उदाहरण देता हूँ कि अगर आपके घर में पहले सिर्फ एक मेंबर था, मतलब 4 लोग थे, आप माता पिता और 2 बच्चे, समझ में आ गया, तो आपको 40 किलो आटा मान लीजिए घर में एक औसतन आपको चाहिए होता था। अब वही 8 लोग हो गए तो आपके घर में भाई 2 बच्चे भी हैं तो भी 60 किलो आपको अनाज एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब आपको 50% एक्स्ट्रा खाद्यान्न की जरूरत पड़ रही है ना। तो इस प्रकार से क्या भारत में जो जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा मतलब अनाज है उसकी भारी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। जब तक भारत में हरित क्रांति नहीं, हम दूसरे देशों पर खाद्यान्न पर भी निर्भर थे, इतने बड़े देश होने के बावजूद भी। साथ के साथ जनसंख्या आई तो लोगों को भाई जनसंख्या के साथ उतने रोजगार भी चाहिए, और रोजगार उतने पैदा नहीं हो पाते थे जितनी प्रतिशत में जनसंख्या बढ़ी। तो जनसंख्या क्या हुई, तकनीक के साथ रोजगार के जो मार्ग है वो कम हुए, और लोगों की जनसंख्या बढ़ी तो बेरोजगारी साथ के साथ बढ़ती चली गई। साथ के साथ गरीबी और आवास में कमी और प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ने लग गया। तो साथ के साथ क्या, गरीबी बढ़ी, भाई लोगों के पास रोजगार नहीं रहा तो गरीबी बढ़ी है। साथ के साथ क्या, प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी हो गया, भूजल स्तर धीरे धीरे कम होने लग गया। आपके सामने आज के समय भूजल स्तर की बहुत बड़ी समस्या देखते हो आप, मतलब पानी की, खाने की और अन्य प्रकार के जो संसाधन है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। इसलिए समाज में अलग अलग प्रकार के वर्ग बन गए, अमीर और गरीब है, दो प्रमुखता से 2 वर्ग देखने को मिलते हैं। सरकार ने 1952 में दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो भारत में सबसे पहले, दुनिया का सबसे पहला जो परिवार नियोजन की लोगों को ये समझाया जाए, लोगों को ये जागरूक किया जाए कि ज्यादा बड़ा परिवार है वो देश के लिए, समाज के लिए और एक परिवार के लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है। लोगों को जो अलग अलग प्रकार के परिवार को नियोजन करने के लिए, परिवार को नियंत्रित करने के लिए, कम जो बच्चों को, कितनी मात्रा में बच्चों को पैदा करना चाहिए, इन सब चीजों का जो लोगों को ज्ञान दिया गया, वो पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन सामाजिक प्रतिरोध के कारण इसे सफलता सीमित रही। क्यों? क्योंकि उस समय लोग इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। आज भी अगर अपन बात करें जो परिवार से संबंधित या फिर जो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, वो समाज में आज भी अपन खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो 100 साल पहले, आज से 75-80 साल पहले तो लोग इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात है, इन सब चीजों को लोगों ने धर्म से, सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जोड़ रखा था। तो लोग वैसे भी इन सब चीजों से खुलकर सामने नहीं आना चाहते थे। साथ के साथ सरकार भी नई नई बनी थी, तो इस प्रकार के मुद्दों पर सरकार का ध्यान भी कम था, और सामाजिक जो प्रतिरोध देखना मिल रहा था, इस पे सरकार पहले ही नई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में तुरंत इस प्रकार के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। समझ में आ गया? तो इस कारण जो भारत में जो 20वीं शताब्दी में जो जनसंख्या की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और आज आपके सामने बेरोजगारी जैसे जो समस्या है वो क्या है, जनसंख्या की ही देन है, और एक बहुत बड़ी विकराल रूप ले लिया बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने। चलो यूनिट नंबर जो आपके सामने सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जनसंख्या नियंत्रण उपायों की सफलता व असफलताओं के कारण बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय होते हैं उसके पीछे क्या असफलता क्यों मिली, और सफलता मिली तो वो क्यों मिली, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्सप्लेन कॉजेज एंड सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। सबसे पहले अपन बात करें सफलता के कारण। पहला क्या कारण है? जागरूकता में वृद्धि। शिक्षा और संचार माध्यमों के प्रसार ने परिवार नियोजन के महत्व और छोटे परिवारों के लाभ में जो जागरूकता बढ़ाई। मतलब क्या हुआ? शिक्षा और संचार माध्यम, मतलब जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग प्रकार के मीडिया में प्रचार किए गए, जो आपके सामने जो आपके आइडल हैं या फिर जो फिल्म स्टार हैं, या सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए, जिससे क्या परिवार नियोजन के लिए लोगों को जागरूक किया गया कि छोटा परिवार समाज के लिए क्यों जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है, और लोगों को जो छोटे परिवार के महत्व के बारे में बताया गया, शिक्षा हुआ है, मीडिया के बारे में, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जिससे लोग धीरे धीरे और ज्यादा जागरूक हुए। अगले वाला पॉइंट है सरकारी पहल।
परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो मुफ्त गर्भ निरोधक आपूर्ति और नसबंदी जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन दिया गया। तो जहां पर जो समाज के जो सरकार के द्वारा परिवार नियोजन, कम बच्चे पैदा करना है, फिर छोटे परिवारों का जो कार्यक्रम है, उसमें सरकार ने और भी अपने तरफ से कार्यक्रम चलाए, जिसमें मुफ्त गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जिससे जल्दी से गर्भ है वो नहीं धारण हो महिलाओं के द्वारा। साथ के साथ जो नसबंदी है, जो उस प्रकार की जो चीजें हैं, महिला हो गई चाहे पुरुष हो गए, दोनों की सरकार ने जोर दिया, जिससे क्या हो, आपके सामने जो बच्चों के जन्म दर है उस पर थोड़ा नियंत्रण आना शुरू हुआ। यह है सफलता के कारण। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें परिवार व आकार के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। तो जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हुई, तो उन्हें भी इन सब चीजों के बारे में पता चलना शुरू हो गया कि भाई हमें परिवार का नियोजन करना जरूरी है। छोटा परिवार होता है तो कम संसाधनों की जरूरत होती है, कम पैसों की जरूरत होती है, बच्चों को पालने के लिए कम समय, कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है। साथ के साथ वो समाज में आगे बढ़ने लग गई, शिक्षित होने लग गई, पैसा उनके हाथों में आने लगा, तो उन्हें भी इस प्रकार की स्वतंत्रता मिली कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, वो खुद स्वेच्छा से फैसला ले सकें कि उन्हें जो बच्चा कितने समय में पैदा करना है और कब पैदा करना है। तो इससे क्या, प्रजनन दर में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई। शहरीकरण। शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन की लागत बढ़ने और बच्चों की संपत्ति के बजाय बोझ समझने की मानसिकता में विकास होना। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, भाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर आप रहते हो शहरी क्षेत्रों में, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, कि व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है, तो गांव में जो काम 10,000 में चल सकता है, शहरी क्षेत्र में वो 20 से 30,000 रुपए में चलता है। तो इससे क्या, भाई उसको एक्स्ट्रा पैसा कमाना पड़ रहा है। शहर में जो व्यक्ति रह रहा है, अब जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतने ज्यादा खर्चे होंगे, शिक्षा का खर्चा हो गया, उनको रहन सहन का खर्चा हो गया, उसी तरीके से मकान वगैरह लेना हो गया। गांव में तो इंसान खुद के घर होते हैं, शहरों में अधिकतर घर किराए के होते हैं, तो उसी प्रकार से उन्हें घर भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो लोग अब क्या समझने लगे, लोग समझने लगे कि बच्चे अब संपत्ति के बजाय धीरे धीरे बोझ बढ़ने लगे। तो लोगों को खुद में को समझ में आ गया कि अब ज्यादा बच्चे पैदा करना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक प्रकार का बोझ है, हमारे लिए सही नहीं है, हमें उचित मात्रा में ही सभी चीजें करनी चाहिए। असफलता के कारण, भाई जो आपके सामने जनसंख्या वृद्धि है वो असफल भी क्यों रही, कुछ कारण भी ऐसे भी रहे जिसके कारण जो परिवार नियोजन है वो पूर्ण रूप से जितना होना चाहिए थे उतना नहीं हुआ। सामाजिक धार्मिक मान्यताएं। पुत्र मोह की प्रबलता, परिवार को बढ़ने की धार्मिक अनिवार्यता और गर्भ निरोधकों के प्रति सांस्कृतिक विरोध। मतलब हमारे समाज में एक चीज बहुत ही सामान्य रूप से देखने को मिलती है कि समाज में जिस व्यक्ति के पास, समाज में जिस परिवार में यह मान्यता है कि जहां पर पुत्र होता है वही उसी का वंश आगे बढ़ता है, परिवार को संभालने का कार्य वही करता है। तो एक लड़की या दो लड़की जिस घर में शुरुआत में जाए, तो उसके क्या है, वो जब तक बच्चा पैदा करना रखते हैं जब तक पुत्र नहीं हो जाता है। तो इससे भी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। परिवार को बढ़ाने की धार्मिक अनिवार्यता। काफी बार हमारे धर्म में इस प्रकार की चीजों को बता दिया जाता है कि हमारे धर्म में जितनी ज्यादा मतलब लोग होंगे उतना ज्यादा हमारा धर्म सशक्त होगा, हम धार्मिक रूप से मजबूत बनेंगे, तो हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो इस प्रकार की सोच भी क्या करती है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। साथ के साथ गर्भ निरोधकों के प्रति जो सांस्कृतिक प्रतिरोध, मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो क्या करती हैं, सांस्कृतिक प्रतिरोध आपको देखने को मिलता है। जो सांस्कृतिक रूप से लोग उनको अपनाना नहीं चाहते हैं, अपनी संस्कृति के खिलाफ मानते हैं, अपने समाज और धर्म के खिलाफ मानते हैं, तो इस प्रकार का विरोध भी क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। गरीबी और निरक्षरता। गरीबी और अशिक्षित तबके में छोटे परिवारों के लाभ व गर्भ निरोधक विधियों के बारे में जानकारी का अभाव। तो गरीबी हो गई या अशिक्षा हो गई, लोग शिक्षित लोग बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं क्योंकि उनको महत्व के बारे में पता है। गरीब समाज हो गया, जो अशिक्षित लोग हो गए, उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, इन सब चीजों के महत्व के बारे में नहीं पता है। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो परिवार नियोजन की जो विधियां है वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं और जनसंख्या है वो अपना तीव्र गति से वृद्धि करती रहती है। इस वजह से जो पूर्ण रूप से जो आपको परिवार नियोजन के कार्यक्रम हो वो सफल नहीं हो पाए। राजनीतिकरण। 1875 से 1877 में जबरन नसबंदी के अनुभव के कारण इस कार्यक्रम का
राजनीतिकरण हो गया। तो जो 1875 से लेकर 77 के बीच में जो सरकारी कर्मचारियों को एक टारगेट दिया गया था कि आपको इतनी नसबंदियां करवानी है, तो उन सरकारी कर्मचारियों को टारगेट, भाई लोग उस समय जागरूक नहीं थे, वो नहीं करवाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा दी, जबरदस्ती नसबंदी करवा दी। तो इससे क्या, लोगों में भय का माहौल हो गया, लोग आक्रोशित हो गए। और आपको पता है, भारत में अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाए किसी चीज का और वहां पर राजनीति नहीं हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस जो कार्यक्रम था नसबंदी के कार्यक्रम का, क्या हुआ, राजनीतिकरण हो गया। इससे लोगों में एक तो पहले से डर था, लोग अपने धर्म के खिलाफ मानते थे इन सब चीजों को, और फिर धीरे धीरे तो डर है वो विश्वास में बदल गया। तो इसलिए जो लोग नसबंदी से वैसे और धीरे धीरे दूर होते चले गए। सेवाओं की गुणवत्ता में कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी व आपूर्ति श्रृंखला में दोषों के कारण सेवाओं अपर्याप्त हैं। तो काफी बार क्या, लोग इच्छुक भी होते हैं, लोग करवाना भी चाहते हैं, लोग महत्व भी समझ पाते हैं, लेकिन उतने पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है, सरकारी जो अस्पताल है वो इतने अच्छे नहीं है, जो डॉक्टर हैं वो उस गुणवत्ता के नहीं है कि वो इस प्रकार के कार्यक्रमों को चला सके। तो इस प्रकार की सेवाएं नहीं होने के कारण भी काफी लोग इस चीज से वंचित रह जाते हैं। तो ये था आपके सामने यूनिट नंबर 2 का जनसंख्या नियंत्रण उपाय में सफलता व असफलता के बारे में अपने चीजों को विस्तार पूर्वक बढ़ाया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। आपका जो पेपर होने वाला है समाज शास्त्र का, सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में समकालीन सामाजिक समस्याएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कर जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। तो साथ के साथ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे अन्य वीडियो मिल जाएंगे, तो वो भी जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करें अपन यूनिट 3 को। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ यूथ वुमेन एंड टेररिज्म इन इंडिया। भारत में युवाओं, महिलाओं और आतंकवाद की समस्या पर चर्चा कीजिए। तो भारत में जो युवा है, महिला है और आतंकवाद पे आपको क्या करनी है, विस्तार से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। साथ के साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट और यहाँ पर शॉपिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट या मंत्रा पे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। युवाओं की समस्याओं की बात करें, पहला क्या है, बेरोजगार और कौशल की कमी। तो आज के समय हर भारत में जो सबसे ज्यादा समस्या जो देखने को मिल रही है, वो किस चीज की समस्या है, वो समस्या है बेरोजगारी की। क्यों? क्योंकि भारत में रोजगार की भारी कमी नजर आती है हमें, है ना। साथ के साथ अब कंपनियों में जाते हो तो जो बच्चे हैं जो तैयार होके जाते हैं, वहाँ उनके तो सामने समस्या है कि उनको रोजगार नहीं मिल पाता। और कंपनियों से बात करो तो वो कहते हैं कि हमें जिस क्वालिटी का, जिस स्किल के बच्चे चाहिए, वो स्किल उन बच्चों के पास है ही नहीं। तो भारत में दोहरी मापदंडों के दोहरी क्षेत्र पे खड़ा है। एक तरफ जो कंपनियां, उनको बेहतर स्किल वाले, कौशल वाले बच्चे नहीं, जो लोग नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आपके सामने जो बेरोजगारी की भीड़ में खड़े हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उच्च शैक्षणिक डिग्री के बावजूद गुणात्मक रोजगार का अभाव देखने को मिलता है। तो भारत में क्या है, लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, है ना, एमए, बीए, लेकिन वो क्या करते हैं, चपरासी के जैसे फॉर्म भी भरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस लेवल की क्या क्या नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, फिर कौशल नहीं है, तभी तो वो इतनी छोटी नौकरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वरना कोई भी व्यक्ति इतनी छोटी नौकरी क्यों ही करेगा। साथ के साथ पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक उद्योगों की मांग के बीच में बेमेल है। क्या है, हमारी जो जो शिक्षा नीति है वो बहुत पुरानी थी, मतलब आपके सामने 2000 से भी पुरानी थी। तो वो शिक्षा नीति में बदलाव अब 2020 के अंदर किया गया है, जिसके अंदर कौशल शिक्षा को जोड़ा गया है। लेकिन ये बदलाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था। समझ में आ गया? तो उद्योगों की आज के समय कैसी मांग है भाई, तकनीक बढ़ रही है, तकनीकी मांग देखने को मिलती है। वहीं जो पारंपरिक शिक्षा है, पुरानी शिक्षा है, उसमें तकनीक का कोई भी जो आपका लेना देना नहीं। वहां पर सिर्फ बच्चों को रटने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, बच्चों को नंबर ज्यादा लाने पर, बच्चों को प्रतिशत ज्यादा लाने पर जोर दिया, बल्कि वास्तविक पढ़ाई का कोई भी लेना देना वहां पर नहीं था। समझ में आ गया? तो इसलिए बच्चों में जो बेरोजगार और कौशल की आपके सामने भारी कमी देखने को मिलती है।
अगला है मानसिक स्वास्थ्य संकट। साथ के साथ एक चीज देखने को मिलती है, जैसे बच्चा आपके सामने 10th में होता है, 12th में होता है, उसके सामने एक तो जो प्रतिशत लाने की परफॉर्मेंस, जो आपके सामने प्रेशर हमेशा देखने को मिलता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, है ना। वो उस चीज का प्रेशर देखने को मिला, अच्छा प्रतिशत लाएगा तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छी जॉब लगेगा, इस प्रकार के जो बच्चों पर दबाव रहता है। साथ के साथ बच्चों पर एक समस्या सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा ये भी है कि उसके बाद में जब वो आईआईटी के लिए डाल देंगे, नीट के लिए डाल देंगे, या फिर और कोई कंपटीशन की तैयारी छोटी उम्र से ही करवाना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तो बच्चों में क्या देखने को मिलता है आपको? शैक्षणिक दबाव देखने को मिलता है, कैरियर अनिश्चितता। आज के दिन आपके सामने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितने दिन की जॉब मिलने वाली है। आप आज आप जॉब कर रहे हो, कल आपके सामने जॉब रहे या नहीं रहे, कैरियर आपका निश्चित नहीं है, कैरियर आपका अनिश्चित दिखाई देता है। साथ के साथ सामाजिक परिवर्तनों के कारण अवसाद व आत्महत्या की जो दर है उसमें वृद्धि हो रही है। तो आप आज के समय देख सकते हो, काफी बार आप न्यूज़पेपर में इस चीज को पढ़ते हो कि बच्चे ने की हॉस्टल में आत्महत्या, फांसी लगाकर, या फिर अन्य कोई कारणों से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको क्या है, उनके माता पिता की, समाज की जो उनसे उम्मीद रहती है वो उनको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। काफी बार बच्चे को खुद से भी हाई डिमांड्स हो जाती हैं, काफी बार बच्चे को खुद से भी काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। अगर वो पूर्ण नहीं कर पाता उनको, तो उससे क्या हो जाता है उनके सामने, उसके सामने वो बच्चा अवसाद व जो अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। काफी बार जो उसके साथ वाले लोग हैं, माता पिता से भी कटा हुआ होकर वो दूर हॉस्टलों में चला जाता है, तब उसको संभालने वाला वहां पर कोई नहीं होता है, इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते हैं दूसरे माहौल के अंदर। काफी बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या हो जाता है, वो अवसाद जैसी समस्या में, डिप्रेशन में चल जाता है, और आत्महत्या जैसे गंभीर फैसले या फिर जो नहीं लेने वाले फैसले बच्चे ले लेते हैं। नशाखोरी, हताशा और खालीपन से भरने के लिए मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो काफी बार बच्चों पे जो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर आता है कि भाई हमें अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो इस चीज से बच्चा क्या है, आपके सामने अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करता है। तो काफी बच्चे इस चीज को क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, कैसे भी इस टेंशन से दूर हमें छुटकारा मिले। तो इस छुटकारा पाने के चक्कर में क्या करने लग जाते हैं, नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, नशे की तरफ अपना कदम बढ़ा लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, अपना जो जीवन है, ताकि नशे में कोई बच्चा, भाई बच्चे को वो चीज फील नहीं होती इतनी ज्यादा, इसलिए क्या करता है, पहले तो शुरुआत में उसके कुछ दोस्त ऐसे बनते हैं, या फिर वो खुद से भी है नशा करना शुरू कर जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपके सामने डिप्रेशन की से और खालीपन से दूर करने के लिए वो मादक पदार्थ हो गए, नशे का सेवन करना लग जाता है, और पता ही नहीं चलता है कब वो नशा उसके जीवन में उतर जाता है और कब वो उसके जीवन का भिन्न हिस्सा बन जाता है। महिलाओं की समस्याओं की बात करें, लैंगिक भेदभाव और हिंसा। कार्यस्थल व घर दोनों जगह पर यौन उत्पीड़न, दहेज व घरेलू हिंसा की उच्च दर देखने को मिलती है। अगर आप बात करें जो लैंगिक भेदभाव और हिंसा की बात करें, जो कार्यस्थल होते हैं, जहाँ पर जो आपके सामने चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, खास करके महिलाओं के साथ भेदभाव आपको अधिकतर देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ यौन शोषण, रेप जैसे केसेस आपको जहाँ पर कार्य करते हैं वहां पर जबरन उनसे मतलब यौन शोषण जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। दहेज और घरेलू हिंसा, मतलब लोग क्या करते हैं, लोग आपको दहेज के लिए भी जो भाई अगर कोई लड़की है, अगर उसको अच्छा दहेज नहीं मिलता है, तो उसके साथ जो आपके सामने ससुराल है वहां पर भेदभाव देखने को मिलता है, और घरेलू हिंसा जैसे करे जो घटनाक्रम भी देखने को मिलते हैं। नारी भ्रूण हत्या, पुत्र मोह के कारण नारी भ्रूण हत्या का और घटता लिंग अनुपात। साथ साथ क्या देखने को मिलता है, भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है कि अपना जो पुत्र होता है, लोग उसको लोग मानते हैं कि जिसके भाई पुत्र होता है उसी का क्या वंश आगे चलता है। तो इस कारण जो आपके सामने जो पेट में लोग क्या करवा लेते थे पहले, जो जांच करवा के पता कर लेते थे कि लड़की या लड़का है, तो उसको क्या करते थे, उसकी डेथ कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। उसे नारी भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। और इस कारण क्या हुआ, भारत में बहुत व्यापक स्तर पे जो लिंगानुपात है, लड़का व लड़की है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो देखने को मिला। और आज के समय समाज उस जो ये जो लिंगानुपात का घटता लिंगानुपात है उसका नुकसान उठा रहा है। अगला है आर्थिक असमानता। कार्य कार्यबल में कम भागीदारी, समान काम के लिए असमान वेतन और संपत्ति के अधिकारों में अभाव। तो आज के समय आप समाज में एक बहुत बड़ी जो आपको एक अंतर देखने को मिलता है कि एक तबका है जो बहुत ज्यादा अमीर है, और एक तबका है जो आपके सामने बहुत ज्यादा गरीब है।
समझ में आ गया आपके सामने? एक तबका बहुत ज्यादा गरीब देखने को मिलता है, एक तबका बहुत ज्यादा अमीर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आज के समय कंपनियां वो लगातार प्रॉफिट कमाती जा रही हैं, लेकिन मजदूरों के दाम वही आज के समय 10-12 हजार देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके सामने? क्योंकि कार्य बल में कम भागीदारी और समान काम के लिए असमान वेतन। मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके दो व्यक्तियों में आपको अलग अलग प्रकार का जो वेतन है, असमान वेतन है, वो देखने को मिलता है। साथ के साथ आपके जो संपत्ति के अधिकार हैं, उसका भी अभाव देखने को मिलता है। साथ के साथ क्या देखने को मिलता है? जो संपत्ति के अधिकार हैं, भाई स्त्री व पुरुष में, आज भी आप गांव ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, लोग कितने भी शिक्षित हो जाएं, आज भी जो संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार महिला जो लड़के और लड़के को दोनों को बराबर है, लेकिन अब फिर भी अधिकतर जो संपत्ति वो किसको दे दी जाती है? लड़के को सौंप दी जाती है। अगला है आतंकवाद की समस्या। आतंकवाद की समस्या की बात करें, आतंक अर्थ की बात करें, ये जो यूनिट नंबर 3 है, उसका सेकंड क्वेश्चन है, आतंकवाद कैसे एक उभरती हुई चुनौती के सामने भारत में, उसका आपके सामने सविस्तार टिप्पणी करनी थी। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। आतंकवाद होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में अपन विस्तार से समझेंगे। आतंकवाद राजनीतिक, धार्मिक व वैचारिक लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए आम नागरिकों के खिलाफ भय व हिंसा को व्यवस्थित को उपयोग करते हैं। मतलब समाज में भाई क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा का शिकार हो जाते हैं। मतलब वो क्या है, वो लिबरल नहीं हो पाते हैं, वो इतना मतलब उदारवादी नहीं बन पाते हैं कि वो हर धर्म की, हर राजनीतिक विचारधारा की, हर जो समाज में एक अलग वर्ग को क्या कर पाए, स्वीकार कर पाए। तो इस प्रकार के लोग जो अलग प्रकार की विचारधारा को नहीं अपना पाते हैं, वो क्या करते हैं, कट्टरपंथी विचारधारा को अपना लेते हैं। काफी बार क्या कर लेते हैं लोग, अपने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए भी, लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आम नागरिकों को क्या के खिलाफ उनको यूज करते हैं, चाहे उनमें भय फैलाना हो, चाहे हिंसा करनी हो, उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, ताकि काफी बार अपने राजनीतिक लाभ ले सकें, धार्मिक लाभ ले सकें या सामाजिक लाभ ले सकें। लेकिन इसमें इन सब चीजों में एक चीज आम रहती है कि इसमें जो भय के माध्यम से, भय और हिंसा के माध्यम से आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आतंकवाद आज के समय किसी के सामने छुपा नहीं है। अभी जो थोड़े दिन पहले घटना हुई थी, बालाकोट की घटना आप सबको पता है उस घटना के बारे में, कि किस तरीके से आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था। जबकि आम नागरिकों से तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती है, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, निर्दोष लोग होते हैं वो, तो उनको निशाना बनाकर अपने लक्ष्य को, हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि पता होता आतंकवादियों को कि सरकार है वो, जब अगर सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो सेना तो अपनी एंटी जो वापसी कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन आम नागरिकों को जब वो टारगेट करते हैं, आम नागरिकों को लक्ष्य पर रखते हैं, तो इससे क्या होता है, सरकार की क्या होती है, आपके सामने सरकार पे दबाव बनता है, और वो क्या करते हैं, वो उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर जो सरकार है उस पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। कारण की बात करें, सीमा पार घुसपैठ, भारत में पड़ोसी देश से होने वाली घुसपैठ और आतंकवादियों को मिलने वाला समर्थन। तो भारत की बात करें, भारत में एक सबसे बड़ा जो आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो कैसे होती हैं, सीमा पार से, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, या पाकिस्तान जैसे जो, उस पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि वहां से जो हमारी फेंसिंग की गई है, वहां से जो आतंकवादी है वो अक्सर घुसा दिए जाते हैं। जिससे क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो क्या करते हैं, घुसपैठे जो और आतंकवादी जैसी घटनाएं हैं उनको समर्थन देते हैं, जिससे क्या है, उनको अपने देश में घुसा दिया जाता है और उनको नुकसान, भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का वो कार्य करते हैं। क्यों भारत में ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि जो पीओके की, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की कश्मीर की जो फेंसिंग है, तारबंदी की गई है, उसमें काफी क्षेत्र ऐसा है जहां से क्या नदियां बहती है। अब नदियों के ऊपर से फेंसिंग करना आसान नहीं, और कर भी नहीं सकते अपन। काफी बार जंगलों वाला क्षेत्र है जहां पर भी फेंसिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, तो इस प्रकार के क्षेत्र से क्या है, लोग जो आतंकवादियों का घुसना बहुत आम होता है। काफी बार पहाड़ी क्षेत्र है जिसके ऊपर पूर्ण रूप से निगरानी नहीं रखी जा सकती है, उस क्षेत्र में का वो फायदा उठाकर आतंकवादी वो घुस जाते हैं। अगले वाला जो पॉइंट है, आर्थिक और राजनीतिक वंचना। कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतोष और सरकार से अलगाव की भावना होती है। तो जो नक्सलवाद का आपने नाम सुना होगा, वो नक्सलवाद कैसे पैदा हुआ, वहां पर सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन होता है। जो काफी लोग है वो सरकार से संतुष्ट नहीं होते हैं, सरकार की जो योजनाएं होते हैं, सरकार के जो विचार होते हैं, वो उन लोगों से क्या उनके मेल नहीं खाते हैं। या काफी बार एक ऐसा क्षेत्र होता है जिनको ऐसे लगता है कि हम
हमारे जो क्षेत्र है उसका उतना विकास नहीं हो पाया जितना पास वाला क्षेत्र है उसका विकास हो गया था। तो इस वाली विचारधारा के कारण भी काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग असंतोष के कारण भी जो ये जो क्षेत्र होता है वहां पे असंतोष के कारण भी आपको नक्सलवाद जैसी, आतंकवाद जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है आपके सामने एटमोबाद वाला, वो दूसरी साइड का क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पर सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। या ऐसा क्षेत्र मान लो जहां पर सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। अब खनिज निकाल सरकारें क्या करेंगी, सरकार वहां से खनिज निकालती है, सरकार वहां से पैसा कमाती है, लेकिन वहां का इतना, उस क्षेत्र जहां से खनिज निकाला जाता है वहां का अगर उस लेवल का विकास नहीं हो पाए जितना और दूसरे क्षेत्र का हो जाए, तो उन लोगों को लगता है कि खनिज भी हमारे यहाँ से निकाले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कमाई भी सरकार को हमारे से होती है, और ये लोग हमें विकसित करने का भी कार्य नहीं कर रहे हैं, विकास का पैसा तो कहीं और लग रहा है। तो यही है। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में असंतोष और सरकार में अलगाव की भावना देखने को मिलती है। कट्टरपंथियों की विचारधारा, धार्मिक और वैचारिक अतिवाद जो युवाओं को हिंसा की तरफ प्रेरित करते हैं। सबसे, मैंने अभी जब ये वीडियो शुरू किया था आतंकवाद पे आपको बताना शुरू किया था मैंने, तब मैंने आपको यही बताया था कि आतंकवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण तो होती है क्या, विचारधारा में अंतर। मतलब लोग क्या, काफी बार कट्टरपंथी विचारधारा का शिकार हो जाते हैं, जिसमें जो क्या करते हैं, चाहे वो धार्मिक विचारधारा हो, चाहे वैचारिक विचारधारा हो, जिसमें वो कट्टरपंथी विचारधारा का शिकार हो जाते हैं। जो युवा क्या करते हैं आपके सामने, जो जिससे खास करके जो वो लोग हैं वो अपने फायदे के लिए सबसे जो इजी टारगेट होता है कोई भी समाज का, उन्हें पता है युवा होते हैं, युवाओं को पता नहीं होता, इतना समझदारी नहीं होती, इतनी ज्ञान नहीं होते हैं, वो आसानी से किसी भी लोग व्यक्ति के प्रलोभन में आ जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं वो आसानी से, युवा हो गए और जो आपके सामने ऐसे जो छोटे बच्चे हो गए, या फिर जो आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं होता है, जो मतलब अब जोशीला जिनका स्वभाव होता है और जिनकी विचारधारा पहले से कट्टरपंथी होती है, उनको वो चुनते हैं और उनका ब्रेन वॉश करने का कार्य करते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हें क्या बना देते हैं, आतंकवादी बना देने का कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, इस प्रकार की घटना करके उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है। आतंकवाद न केवल जानमाल की हानि करता है, तो आतंकवाद कहीं भी हो, आतंकवादियों का पहला काम यही होता है कि कैसे भी करके सरकार के सामने चुनौतियां पेश की जा सके, ताकि वो क्या हो सके, आपके सामने सरेंडर कर सके, वो आपके सामने जानमाल की हानि की जा सके। बल्कि यह आर्थिक विकास को भी बाधित करता है। साथ ही साथ इसमें क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है कि आर्थिक विकास को भी बाधित करने का कार्य करता है। तो इन सब घटनाओं से क्या होता है, आपके सामने आर्थिक विकास है, जिस लेवल का विकास होना चाहिए वो विकास भी नहीं हो पाता है। साथ के साथ सामाजिक तनाव भी पैदा होता है, और इस सब घटनाक्रमों से क्या होता है, समाज में तनाव भी पैदा देखने को मिलता है। भाई एक धर्म के लोग हैं, है ना, वो मान लो कि आतंकवादी घटना करती है, तो दूसरे धर्म के लोग क्या है, भाई वहां के जो आम नागरिक हैं उस धर्म के, उनके प्रति भी उनकी विचारधारा कैसी हो जाती है कि ये भी ऐसे होंगे, इनकी भी ऐसी विचारधारा, ये भी उस धर्म के लोग हैं, तो समाज के लोग हैं या फिर और कुछ चीज के लोग मान लो, तो उनके प्रति उनमें क्या हो जाती है, एक घृणा की भावना पैदा हो जाती है, और समाज में सामाजिक तनाव देखने को मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश की छवि उसको नुकसान पहुंचता है। साथ के साथ पूरी दुनिया के सामने इस प्रकार की छवि जाती है कि वो देश है वो अभी तक इतना सक्षम नहीं हो पाया है कि वो अपने देश के नागरिकों की क्या अच्छे से जो सुरक्षा है वो प्रदान कर सके। तो इससे पूरे देश की जो छवि है उसको भी नुकसान पहुंचता है। पूरा देश है वो इस चीज से, इस प्रकार की घटनाओं से डर और भय उसके अंदर व्याप्त हो जाता है। अब बालाकोट की जो जो आपके सामने घटना हुई थी, उस प्रकार की जो घटनाएं हो जाती हैं हमारे समाज में, तो इससे क्या हो जाता है आपके सामने, तो जो लोग हैं वो डर जाते हैं। अब वहाँ का जो कश्मीर है, अब वहाँ का टूरिज्म है, पर्यटन, वो बहुत समय बाद में बहुत अच्छा चलना शुरू हुआ था, धीरे धीरे लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया था। लेकिन अब क्या हो गया, अब लोगों को विश्वास धीरे धीरे उस घटना के बाद में गिर गया है। लोग अब धीरे, जो टूरिज्म है वहां पर इतना नहीं करने जाएंगे जितना वो पहले करने जाया करते थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आपको ना तो समाज के लिए अच्छी होती हैं, ना देश के लिए अच्छी होती हैं। तो आपके सामने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक तो भारत के युवाओं में, युवा और महिला में आतंकवाद की समस्या पे अपने विस्तार से टिप्पणी करी। धन्यवाद।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, सोशल प्रॉब्लम्स इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में समकालीन समकालीन सामाजिक समस्याएं, उससे संबंधित जो आपका पूरा वीडियो होने वाला है, जिसको मैं आपको पूरा का पूरा करवाने वाला हूं यूनिट नंबर 4 का। इससे पहले बाकी की यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में आपको करवा चुका हूँ। उसका जो लिंक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जरूर से जाकर देख लेना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना आपके सामने। साथ के साथ आपको यहाँ पर इस कोने में व्यू प्रोडक्ट या फिर आपके सामने शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से चीजें खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जरूर से अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो तो जरूर से खरीद लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। डिस्क्राइब कॉजेज एंड द रेमेडीज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के कारण और उपायों को बताएं। तो भारत में जो गरीबी होती है उसके क्या कारण होते हैं और उसके क्या जो उपाय होते हैं, उससे संबंधित आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। तो भारत में जो गरीबी के क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या उपाय होते हैं, उससे संबंधित आपके सामने चीजों को बताना है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन अच्छे से। गरीबी वह स्थिति है जिससे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ होता है। तो गरीबी क्या चीज होती है? गरीबी जीवन की वह स्थिति होती है। देखो, आप इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले अपने आसपास कोई एक ऐसे व्यक्ति, समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप अपनी नजर में गरीब मानते हो, है ना। हो सकता है भाई किसी इंसान के लिए, मतलब जिसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े, उसके लिए तो 1 करोड़ रुपए वाला भी गरीबी होता है ना। और जिसके घर में मतलब कोई इंसान जिसके टाइम 2 वक्त की खाने की रोटी मिल रही है, उसके लिए गरीब हो सकता है। एक टाइम खाने की जो रोटी मिलती है वो होती है। तो आपके हिसाब से हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है गरीबी को देखने का, मापने का। लेकिन आप जिस भी व्यक्ति को अपने नजरों में गरीब मानते हो, उसको सामने आपको क्या करना है, उसको देखना है उसके पास किन किन चीजों की कमियां हैं, क्या क्या कमियां होती हैं। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जो परिभाषा वो क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ हो। मतलब समाज में गरीब व्यक्ति वही कहलाता है जिसके पास मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है भाई? कम से कम कोई व्यक्ति को जीवन के लिए ये चीज तो होनी चाहिए। जैसे भाई, कोई आदमी अगर अच्छे से जीवन जीना चाहता है तो उसके पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? खाना, भोजन। सबसे पहली जरूरी चीज क्या होती है? कोई भी आदमी है, जिंदा रहने के लिए फटे हुए कपड़े पहन के इंसान जिंदा रह सकता है, रह सकता है। अगर इंसान को क्या है, घर नहीं है, तो इंसान बाहर रह लेगा। काफी लोगों को अपने सड़क के किनारे रहते हुए देखा होगा, इंसान रह सकता है। शिक्षा नहीं है भाई, इतना पैसा नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अनपढ़ रहकर जीवन में आप इंसान काम चला सकता है। बहुत से लोग अनपढ़ रहकर भी पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बेहतर जीवन में कर जाते हैं। शिक्षा इतना मायने नहीं रखती है ना। एक बड़ी बात, स्वास्थ्य नहीं है इंसान के पास, क्या है भाई? थोड़ा बीमार हो गया, दिखा नहीं पाया, मतलब अच्छे अस्पताल में नहीं जा पाया, कोई बात नहीं है, इंसान अपने आसपास से किसी से मदद लेकर सही हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान को जीवन में जिंदा रहना है तो भोजन सबसे आवश्यक चीज है। तो सबसे पहले इंसान किस चीज की खोज में बढ़ता है? भोजन की खोज में बढ़ता है। जैसे इंसान का पेट भरता है तो फिर वो दूसरी चीज किस चीज पे ध्यान देता है? वस्त्र पे, कि उसे किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं। अच्छे ऐसे वस्त्र पहने जाए जिससे क्या है, आपके सामने आपका पूरा जो तन है या तन बदन है वो ढक जाए। ऐसा नहीं कि आप एलवी की पहनोगे, ये जरूरी नहीं होता आपके सामने। फिर आवाज, फिर इंसान का नजर कहां पे जाती है कि उसके पास कम से कम रहने लायक घर हो, ताकि उसे जीवन में जब भी संकट का समय है, जब भी समय, तो एक घर एक ऐसा स्थान होता है जहां इंसान को एकदम सुरक्षित महसूस करता है। तो उसके पास आवास होना चाहिए। फिर उसके पास भोजन है, वस्त्र है, आवास अच्छा है, तो इंसान किसकी तरफ जोर देता है? शिक्षा की तरफ जोर देता है। और शिक्षा एक सबसे जरूरी पहलू है। अगर कोई इंसान के पास शिक्षा है तो वो भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य अपने आप कमा लेगा। समझ में आ गया? सबसे कम जरूरी और सबसे ज्यादा जरूरी अगर पहलू कोई है तो वो जीवन में शिक्षा ही है। जिस इंसान ने शिक्षा प्राप्त की उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो फिर इंसान शिक्षा की तरफ बढ़ता है और फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ बढ़ता है। तो बस जिस इंसान के पास मूलभूत सुविधाएं हैं वो इंसान के आपके सामने, वो आपके सामने गरीबी की रेखा से ऊपर होता है, और जिनके पास ये नहीं होती है वो गरीबी की रेखा के नीचे आता है। गरीबी के कारणों की बात करें अपन, सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। भारत में गरीबी क्यों फैली? ब्रिटिश उपनिवेशकों ने नीतियों के कारण भारत में उद्योगों व हस्तशिल्पों का पतन हुआ। आपने बहुत बार पहले सुना होगा कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में मतलब सच में सोने की चिड़िया उड़ा करती थी। भारत के पास इतना पैसा था, क्यों? यहाँ पर हर प्रकार के खनिज निकलते थे, मसाले निकलते थे,
हर प्रकार के जो आपके सामने जो सोने वगैरह की भी यहाँ पर खदान हुआ करती थी। तो हमारे पास पर्याप्त धन संपदा थी, हमें बाहर जाकर आपको कुछ भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, हम अपने आप में ही पर्याप्त थे। तो इसीलिए हमें किसी और, हमारी सामाजिक परंपराएं में नैतिकता थी, हम धर्म को मानते थे, नैतिकताओं को मानते थे, तो हमारे गलत कामों की वजह से हमने क्या खूब धन संपदा को कमाया। लेकिन वक्त बदलता चला गया, आप काफी तो जो अलग अलग बाहर के विदेशी आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत को लूटा, फिर अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई तो वो किसने कर दी, ब्रिटेन के जो ब्रिटिश जो लोग आए उन्होंने भारत को खूब लूटा, जिसके कारण क्या है, एक तो पैसे की कमी हुई, बाहर से कर इकट्ठा करके विदेशों में भेज देते थे, और उसके अलावा वो क्या करते थे, उन्होंने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, आपके सामने जूट उद्योग हो गया, कृषि उद्योग हो गया, उस पर भारी कर लगाकर आपने क्या कर दिया, उनको भारतीय उद्योगों को और हस्तशिल्प है जो हथकरघा के कार्य होते हैं उनको खत्म कर दिया, और उनको इस स्तर पे खत्म कर दिया कि आज भी हमारे जो भारत है वहां पे कुटीर उद्योग है वो बिल्कुल खत्म होते चले गए हैं। तो समझ में आ गया, सबसे पहले कारण है अंग्रेजों की देन रही, अंग्रेजों ने हमारे देश को इतना लूटा कि हम उस जो घावों से अब तक उबर नहीं पाए हैं। दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि, उच्च व निरंतर जनसंख्या वृद्धि में उपलब्ध संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। अगर बहुत तेजी से अगर जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है, इससे भी क्या होता है, आपके सामने जो संसाधन है उस पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। तो यही देखने को मिला भारत में भी, जो जनसंख्या वृद्धि है वो एक बहुत ही तेज गति से बढ़ती चली गई, जिससे क्या हुआ, भारत में संसाधन जैसे खनिज हो गया, आपके सामने रहन सहने की चीजें हो गई, वो सारी की सारी क्या धीरे धीरे कम होती चली गई, और जिससे क्या आपके सामने जो रोजगार है वो तो अंग्रेजों ने क्या उद्योग वगैरह को खत्म कर दिया, जनसंख्या बढ़ती चली गई, इससे लोगों के पास क्या पैसों की कमी हुई और गरीबी और महंगाई जैसी घटनाएं हैं उसमें वृद्धि देखने को मिली। अगला है बेरोजगार और अल्प रोजगार, कौशल की कमी, अप्रचलित शिक्षा प्रणाली और धीमी आर्थिक वृद्धि कारण बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिली। तो भारत में अगर आप सही पूछो तो औद्योगिक क्रांति को आने में बहुत समय लगा, हमारे उद्योगों को निर्माण करने के बजाय अंग्रेजों ने क्या कर दिया, खत्म करने का कार्य किया। तो भारत में एक औद्योगिक क्रांति नहीं आई, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है स्वतंत्रता के बाद में भी, पहले भी हम अशिक्षित बहुत ज्यादा थे, उसके बाद में भारत में शिक्षा प्रणाली जो देखने को मिली वो इतनी ज्यादा सक्षम नहीं थी कि कौशल है उसका ज्ञान देते। अब आप खुद को देख लो कि आपको ऐसा कौन सा कार्य आता है जिसको अगर आप जीवन में सरकारी नौकरी नहीं लगे, एक ही लोगों को चीजों को पता है सरकारी नौकरी का, अगर वो नहीं लगे तो आप जीवन में कैसे जीवन यापन करोगे, आपके पास कोई ऐसा कौशल है, तो आप में से 90% बच्चों के जवाब होगा ना, मेरे पास ऐसा कोई भी कौशल नहीं है। तो जीवन में सदैव संभावना रहती है भाई कोई ऐसा नहीं हो, लेकिन जीवन में ऐसे तो हमेशा रहता है कि आप जीवन में हुआ या नहीं हुआ, नहीं लग पाई सरकारी नौकरी, तो जीवन में क्या करोगे, समझ में आ गया। तो जीवन में कौशल की कमी है, भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो इतनी सक्षम नहीं है कि लोगों को बेहतर रोजगार के मौके मुहैया करवा सके। अगला क्या है, कृषि पर निर्भरता, कृषि का मानसून पर अत्यधिक निर्भर होना और भूमि का असमान वितरण होना। भारत में एक सबसे बड़ी कमी क्या, आज भी हम इतने ज्यादा विकसित हो गए हैं, हम अपने आप को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के पास जा रहे हैं, अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अपने सपने देख रहे हैं, लेकिन एक जो हमारे सबसे बड़ी कमी जो अगर आपको देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है, आज भी हम कृषि पर किस पर निर्भर है, आपके सामने मानसून पर निर्भर है। आज भी हमारी सिंचाई प्रणाली व्यवस्था है वो इतनी सुदृढ़ नहीं हुई है, इतनी मजबूत नहीं हुई है कि मानसून अच्छा है या बुरा है हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका, जो ब्रिटेन और जो अन्य देश है इन्होंने अपनी सिंचाई प्रणाली को इतना बेहतर बना लिया है कि अगर मानसून आए या नहीं वो उन पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं। आज भी हमारी कृषि किसी भी चीज पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। बेहतर मानसून हुआ तो बेहतर कृषि होगी, अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो कृषि भी अच्छी नहीं होगी। अगला क्या, सामाजिक कारण, जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव और अशिक्षा ने गरीबी का चक्कर बनाए रखा। मतलब भारत में क्या हुआ, आपके सामने आज भी देख लो जाति व्यवस्था, अगर आप कोई काम करवाते हो, कोई अगर आपको क्या करना है, कोई घर बनाने का काम हो गया, ऐसा भी कोई कौशल से संबंधित काम है, तो हमारी विचारधारा क्या होती है, हम ऐसे सोचते हैं कि सबसे पहले अपने धर्म के व्यक्ति को देखें, फिर अपने जाति के व्यक्ति को काम दिया जाए। आज भी हमारी ये विचारधारा कहीं ना कहीं पीछे आड़े आ जाती है, जिससे क्या होती है, जो सही कौशल वाले लोग हैं उनको अच्छे से कार्य नहीं मिल पाता है। साथ के साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है स्त्री पुरुष के बीच में, भाई विदेशों में आपको क्या देखने को मिलता है कि स्त्री भी, पुरुष भी कमाता है और महिलाएं भी साथ के साथ कमाई करती हैं।
तो आज भी भारत में ऐसी मतलब लगभग ये मानसिकता है कि महिलाओं को काम करने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। तो इससे क्या है, गरीबी है वो, उसमें क्या है, सिर्फ पूरे घर पे एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, तो वो घर है उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता है। साथ के साथ अशिक्षा व गरीबी है उसका चक्कर क्या लगातार बनाए रहता है, वो चक्कर आपके कभी भी टूटता हुआ नहीं दिखाई देता है। उपायों की बात करें, मानव पूंजी में निवेश करना। तो अगर हम किस प्रकार से जो आपके सामने क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जो अपना खुद को जो इस गरीबी है उसके चक्कर से बाहर निकाल सकते हैं, ये आपके लिए भी जरूरी चीज है, क्योंकि आपको भविष्य में भाई युवा हो, आपको रोजगार के मौके भी आपको खोजने होंगे। तो आप किस प्रकार से खुद को क्या कर सकते हो, खुद को इस जो बेरोजगारी की जो आज के समय दंश है उससे बाहर निकाल सकते हो। कैसे? शिक्षा प्रदान करके। सबसे पहला तरीका क्या है, खुद को आप शिक्षित बनाओ। सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही आपको जीवन में शिक्षित निर्भर नहीं रहना है, बाहर समाज में निकलना है, समाज की चीजें देखनी है, बाजार कैसे चलता है, बाजार में मार्केटिंग कैसे होती है, ये सारी चीजों को भी आपको समझना चाहिए। कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना। कौशल विकास करना मतलब आपको जो आपके सामने जो शिक्षा के साथ साथ आपको जो किताबी शिक्षा के साथ साथ आपको खुद को क्या करना है, स्किल को भी डेवलप करना है। खुद की जो आपकी स्किल्स हैं जो उसको भी डेवलप करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जैसे आपने आज के समय एआई का जमाना है, एआई से संबंधित कोई स्किल सीख लो। कंटेंट क्रिएशन का जमाना है, कंटेंट बनाने का जमाना है, तो आपको एडिटिंग सीख लिया, आपने कोई मार्केटिंग सीख ली, तो इस प्रकार की कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कौशल सीख लो। अगर जीवन में खुदा ना खास्ता आप अगर अच्छे रोजगार के मौका आपको नहीं मिल पाया, सरकारी नौकरी या फिर और कोई रोजगार जो आप कृषि वगैरह करते हो उसमें बेहतर नहीं कर पाए, तो आपके पास हमेशा जीवन में एक बैकअप हमेशा बना रहे। साथ के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक निवेश भी करना चाहिए। साथ के साथ हमें क्या है, जो भारत सरकार है उसको क्या करना चाहिए, हमारी जो स्वास्थ्य दो ही जगह सबसे ज्यादा पैसा लगता है भारत में, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। कोई भी इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी सारी की सारी पूंजी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि उस प्रकार की जो शिक्षा, जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो दी जाए। तो ये तो सरकार कर भी रही है, आयुष्मान कार्ड हो गया, राजस्थान सरकार के द्वारा भी फ्री स्वास्थ्य योजनाएं आपको देखने को मिलती हैं। रोजगार सृजन करना, सरकार क्या कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के साथ मनरेगा और रोजगार गारंटी जैसी जो प्रभावी योजना है उसका क्रियान्वयन सरकार कर सकती है। मतलब सरकार क्या कर सकती है, सबसे ज्यादा आपके सामने अगर रोजगार कहां पर मिलते हैं, वो सर्विस सेक्टर में मिलते हैं। सर्विस सेक्टर क्या हो गया, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, ये सब जो क्षेत्र होते हैं जो लोगों को क्या है कोई सेवा प्रदान करते हैं, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, जॉब या नौकरियां मिलती हैं। उसके बाद में कहां पर मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज के निर्माण करने में। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी चीज है, आपने किसी चीज का निर्माण किया, कोई गाड़ी बनाई होगी, कुछ भी चीजों का निर्माण किया आपने, तो उसमें सबसे ज्यादा रोजगार देखने को मिलते हैं। तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार इन दोनों प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है। साथ के साथ मनरेगा जैसी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको भी सरकार प्रभावी ढंग से लागू करके, उन योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू करके क्या कर सकती है, लोगों के सामने रोजगार के मौके मुहैया करवा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को मजबूत करना, मतलब सरकार क्या कर सकती है, ऐसे लोग हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, जिनके पास पर्याप्त खाद्य सामग्रियां नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं आपके सामने, वो आपके सामने सरकार पीडीएस की जो प्रणाली है, खाद्य जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, जिसमें आपके सामने 5 किलो गेहूं पर व्यक्ति के हिसाब से जो बांटा जाता है, उस प्रणाली को मजबूत कर दिया जाता है। आज के समय तो क्या ऑनलाइन होने की वजह से जो आज के समय जो खाद्य पदार्थ जो आपके सामने गेहूं मिलते हैं वो सभी व्यक्तियों को मिल जाते हैं लगभग, क्योंकि ऑनलाइन हो गए। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, उसमें बहुत ही व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। लोग लगभग गेहूं को, जो डीलर जो बांटने वाले होते थे वो क्या बीच में ही भ्रष्टाचार करके खा जाया करते थे। समझ में आ गया। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो ऑनलाइन होने की वजह से ये जो पीडीएस की प्रणाली है वो तो काफी ज्यादा सुधर गई है। सरकार को और भी अगर कहीं पर कमी देखने को मिलती है तो उस पर काम करते रहना चाहिए। असमानता और भूमि सुधार, भूमि सुधारों को लागू करना और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना। मतलब सरकार क्या कर सकती है, जहां पर जो भूमि का असमान वितरण है उसको सरकार अपने नियंत्रण में लेकर उसको समान तरीके से वितरण कर सकती है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, मतलब हमारे क्या सोच होती है कि भाई महिलाएं हैं, सिर्फ पुरुषों के पास ही संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। अगर इस चीज से सोच से उठकर चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों को जो संपत्ति का अधिकार है उसमें बराबर का हिस्सा देना चाहिए। इस चीज के ऊपर भी सरकार है वो कार्य कर सकती है, या फिर हम, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम भी इस चीज पर कार्य कर सकते हैं। अगले वाला पॉइंट है समावेशी शिक्षा।
समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक लाभ पहुंचना बहुत जरूरी है। समाज में आज के समय क्या देखने को मिल रहा है? धन का असमान वितरण देखने को मिल रहा है। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास क्या है, नहीं बहुत छोटा तबका है जिसके पास क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास इन लोगों से बहुत कम पैसा है। समझो 1% लोगों के पास, बाकी के जो 10% लोगों के पास बाकी 90% की जनसंख्या के बराबर पैसा रहता है। तो ये जो असमान वितरण देखने को मिल रहा है, अमीर व गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो सरकार को इस कर प्रणालियां हो गई, अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं होगी लागू करनी चाहिए जिससे जो असमान वितरण है वो क्या कम से कम हो सके। इससे क्या होगा, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक भी आर्थिक लाभ पहुंचना चाहिए। सरकार को योजनाएं इस प्रकार से लागू करनी चाहिए। तो यह आपके सामने जो आपका पूरा, तो ये पूरा का पूरा प्रश्न मैंने आपको अच्छे से करा दिया। भारत में गरीबी के क्या क्या कारण रहे हैं और क्या क्या उपाय हैं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सोशल प्रॉब्लम्स इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में समकालीन जो समकालीन सामाजिक समस्याएं हैं उससे संबंधित ये पूरा पेपर होने वाला है। इससे संबंधित आपको पूरा का पूरा मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ यूनिट नंबर 5 का। बाकी की यूनिट है वो मैंने पहले पढ़ा दी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। साथ के साथ आपको क्या करना है, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन या शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट व शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद लेना आपको। तो जो आपका पर्सन है यूनिट नंबर 5 का, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सोशल प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आपको डिस्कस करनी है जो प्रॉब्लम सामने आती हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के, उससे संबंधित उन सब समस्याओं को अपन क्या कर सकते हैं, उस पर अपन को चर्चा करनी है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अनुसूचित जातियां, ऐसे दलित, इनकी समस्याएं मुख्य रूप से ऐतिहासिक बहिष्कार व अस्पृश्यता से संबंधित है। तो अनुसूचित जो जातियां हैं आपके सामने, ऐसी कैटेगरी है दलित जिनको बोला जाता है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी भाई, इन लोगों को समाज में क्या माना जाता था, इनको दलित माना जाता था, इनको समाज से हमेशा वंचित वर्ग के रूप में देखा जाता था। समाज में इन्हें एक अलग रखा जाता था पहले, कि जो उच्च कुल के लोग होते थे, उच्च जातियों के लोग होते थे, वो इनसे क्या करते थे भाई, इनके हाथों का पानी नहीं पीते थे, इनके ये जहां से गुजर जाते थे वहां से क्या उस रास्ते को आपके सामने पवित्र करने का कार्य हो गया। ये अलग अलग प्रकार की और मानसिकताएं जो पहले के समय देखने को मिलती थी। तो ऐतिहासिक रूप से इन लोगों को समाज से क्या किया जाता था, इन्हें बाहर करने का कार्य किया गया था, जिसे छुआछूत जैसी परंपराएं देखने को मिलती थी। क्या समस्याएं रही हैं, सामाजिक बहिष्कार और अपमान। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अस्पृश्यता और सामाजिक दूरी का व्यवहार होता है। तो आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र या और ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हो जहां पर शिक्षा ने अपना अच्छे से पैर नहीं पसारे हैं या शिक्षा है उस क्षेत्र तक अच्छे से नहीं पहुंच पाई है, लोग उतने शिक्षित नहीं है, वहां पर आज भी अस्पृश्यता आपके सामने टचेबिलिटी है, जो छुआछूत जैसी भावना लोगों में देखने को मिलती है। और सामाजिक दूरी का व्यवहार होता है, साथ ही साथ लोगों में क्या देखने को मिलता है, लोगों में जो सामाजिक दूरी, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना, ऐसी जो अनुसूचित जातियां हैं उनसे देखने को मिलता है, जिससे सार्वजनिक स्थान, मंदिर या कुआं तक पहुंचने पर रोका जाता है। जहां पर क्या देखने को मिलता है, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे मंदिर हो गए, कुएं हो गए, वहां तक उन लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन। आर्थिक वंचना के कारण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। दूसरी बात क्या है, वो लोगों के पास शिक्षा का मौका नहीं मिल पाया। क्यों? उन्हें सही तरीके से शिक्षा के मौके ही नहीं मिल पाए। तो उन्हें क्या हुआ, वो भाई शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिस भी समाज को वो पिछड़ जाता है आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से शिक्षा में पिछड़े हुए हैं और साथ के साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां तक भी उनकी पहुंच नहीं पहुंच पाई है। आर्थिक शोषण, अधिकांश ऐसी भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जो आज भी अल्प मजदूरी और शोषण का शिकार है। सबसे बड़ी समस्या अगर किसी भी समाज के सामने, ऐसी कैटेगरी के सामने अगर जो आज भी है, वो क्या है कि उनके पास जमीनें नहीं है। और जिस जिस समाज के पास जमीन नहीं होती है भाई, वो क्या होता है भाई, वो मजदूरी करेंगे। भाई जमीन नहीं है तो, अगर जमीन होती है तो कृषि करके अपना काम तो कम से कम चला सकता है, किसी और के पास मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अधिकतर जो समाज के लोगों के पास क्या है, जमीनें नहीं है। तो जमीन नहीं है तो वो कृषि मजदूर हैं जो आज भी क्या करते हैं,
अल्प मजदूरी और शोषण का शिकार होते हैं। जो कम मजदूरी में उन्हें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो अल्प मजदूरी और शोषण का वो शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। हिंसा और अत्याचार, जाति आधारित हिंसा, बलात्कार व अत्याचार की घटनाएं विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अभी भी होती हैं। समाज में क्या होता है, अगर कोई भी समाज जो उच्च कुल के सामने अगर आपके कोई ऐसा होता है जो आपके सामने SC ST का जो कोई अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है कहीं पर गलती करते, तो उस समाज के साथ शोषण करना बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? वो लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, उन लोगों के जो जानकार हैं या फिर जो सिफारिश करने वाले लोग हैं वो उस पद पे नहीं है, उतने ऊंचे पदों पर नहीं है जो उनके हक के लिए खड़े हो सकें। समाज एकजुट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जाति आधारित हिंसा, काफी बार आप देखते हो समाज में मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कास्ट आधारित मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, बलात्कार और अत्याचार जैसी घटनाएं वो भी देखने को मिलती हैं। लोग क्या करते हैं, उनको दबाने का कार्य करते हैं कैसे ना कैसे करके। अगले वाले भाई एससी से संबंधित, जो ऐसी कैटेगरी से संबंधित इतनी समस्याएं थी उनको समझा। अब एसटी से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। इनकी समस्या मुख्य रूप से पृथक्करण और विस्थापन की। इनकी समस्या क्या है, उनको पहले वो समाज से अलग रहे। भाई एसटी है वो अनुसूचित जनजातियां, वो कहां पर रहती हैं, जंगलों में अधिकतर देखने को मिलती थी या समाज से दूर रहती थी। और विस्थापन, अब जंगलों से उनको क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी जगह आपको भेजने का कार्य किया जा रहा है। विस्थापन और भूमि का नुकसान, खनन, बांध परियोजनाएं और औद्योगिकरण के कारण उनके पारंपरिक वन भूमि से विस्थापित होना पड़ रहा है। मतलब आज के समय आपको पता है वर्तमान समय तकनीकी युग का और औद्योगिकरण का समय है, जिसमें क्या क्या किया जाता है, खनन, क्या तो उनकी जो जमीन है वनों में क्या है आपके बहुत ज्यादा खनिज भी देखने को मिलते हैं, तो वनों को काटने का कार्य हो गया, कोई बांध परियोजना हो गई, सड़क निर्माण हो गया, और उद्योगों के निर्माण में क्या किया जाता है आपके सामने, जो उनकी जो पारंपरिक जो जमीन थी वन वाली, जहां पर जो वन उगे हैं उनसे क्या उनको विस्थापित किया जाता है, दूसरी जगह विस्थापित करने का कार्य किया जाता है, जिससे उनकी क्या होती है, जो आजीविका है, जो पैसे कमाने के जो साधन है वो उनसे छिन जाते हैं, क्योंकि वन ही उनकी क्या है, वन ही उनका सबसे प्रमुख साधन है। संस्कृति का क्षरण, आधुनिक संस्कृति के प्रभाव और शोषण के कारण उनकी अनूठी भाषा, कला व परंपरा खतरे में। मतलब उनकी जो जो आधुनिक संस्कृति है, भाई आज के समय क्या है, आधुनिक युग है, सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो आज के समय अगर हमारे समाज को देखें तो हम पश्चिमी संस्कृति से जुड़े हैं, चाहे हमारा पहनावा देख लो, चाहे हमारा खान पान देख लो, कुछ भी चीज अगर आप देखोगे तो लगभग हम पश्चिमी संस्कृति से कहीं ना कहीं तो प्रभावित हैं। तो आधुनिक संस्कृति के प्रभाव के कारण क्या है, उनकी जो भाषा है भाई वो अपनी भाषा को नहीं अच्छे से जो आगे आने वाली जनरेशन है उन तक पहुंचा पा रहे हैं, उनकी कला और जो परंपराएं, क्योंकि अनुसूचित जो जनजातियां उनकी विशेषता ही क्या है, उनकी भाषा, कला व परंपराएं, अब वही उनसे पिछड़ती जा रही है, तो वो खुद को क्या आपके सामने समाज में खुद का पिछड़ा हुआ समझते हैं। एकीकरण की समस्या, कुछ जनजातियां मुख्य धारा के समाज के साथ एकीकृत नहीं हो पाई है। मतलब आपको पता भाई जो समाज का एक तबका है जो बहुत लंबे समय तक समाज से दूर रहा है, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो समाज के बीच में रहकर अच्छे से अपने जीवन यापन कर पाए। काफी लोग बहुत अच्छे से समायोजन कर जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होता है कि वो समाज में बहुत अच्छे से समायोजन कर पाए। तो यही है, कुछ जनजातियां होती हैं जो मुख्य धारा की जो समाज है उससे अभी भी अपने आप को नहीं जोड़ पाई है, एकीकृत नहीं कर पाई है, जिससे क्या जो वो विकास योजनाएं, जो अलग अलग प्रकार की विकास योजनाएं चलती हैं उनसे वंचित रह जाती हैं। अगले वाला कुपोषण और बीमारी, जंगल आधारित जो अर्थव्यवस्था के विघटन और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कुपोषण और संचारी रोगों की उस दर है। मतलब जो जंगल आधारित जो अर्थव्यवस्था है उससे क्या आपके सामने विघटन, मतलब दूरी है देखने को मिलती है, जो आपके सरकारी परियोजनाएं होते हैं वहां तक सड़क नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाता है। समझ में आ गया। साथ के साथ क्या अपर्याप्त जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस कारण, मतलब लोगों को एक तो शिक्षा नहीं है कि हमें खान पान पे कितना जोर देना चाहिए, साथ के साथ जो आधुनिक समय की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस कारण क्या है, अलग अलग प्रकार की जैसे कुपोषण हो गया और जो संक्रामक बीमारियां हो गई वो उन लोगों तक पहुंच जाती हैं। इस कारण जो आपके सामने मृत्यु दर जैसी समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यह आपके सामने जो SC और ST अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के साथ सामने जो जो सामाजिक समस्याएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े,
एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। भारत में सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जो देखने को मिलता है भारत में, सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसके बारे में बताना आपके सामने। कम्युनिज्म होता है सांप्रदायिकता, उसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहले इसकी अच्छे से परिभाषा देखेंगे। यह विचारधारा है जो एक आपके सामने धार्मिक समूह के हितों को दूसरे धार्मिक समूह के हितों के विपरीत और संघर्षपूर्ण बनाते हैं आपके सामने। तो ये क्या विचारधारा होती है, ये वो विचारधारा होती है जो कोई भी धार्मिक समूह होता है उसके हितों को दूसरे धार्मिक समूह के हितों के विपरीत और संघर्षपूर्ण बनाने का कार्य करती है। मतलब ये वो विचारधारा होती है जो समाज में एक धार्मिक समूह क्या होता है जो दूसरे धार्मिक समूह के विपरीत विपरीत करता है। मतलब आप समझ लो, आप क्या हो, आप अगर जो कोई भी एक्स नाम का अगर आपका धर्म है और वाई नाम का आपका कोई धर्म है, तो आप एक्स जो आपके सामने जो धर्म वाले है वो वाई धर्म वाले की जो चीजें होते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी उनके धर्म को क्या अपमानित करने का कार्य करते हैं, वाई वाले एक्स को करते हैं। तो जो धार्मिक समूह होते हैं उनके हित होते हैं उनमें क्या आपस में विपरीत विचारधारा देखने को मिलती है, संघर्षपूर्ण विचारधारा देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, यह धर्म को राष्ट्रवाद और राजनीति का आधार बना देती है। और इससे क्या होता है, धार्मिक रूप से जो राजनीति है उसका आधार मिलता है। क्यों, समाज में ऐसा कोई ना कोई तबका, एक समूह जरूर देखने को मिलता है जो धार्मिक आधारित राजनीति करता है ना। और इससे क्या हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने हितों के फायदे के लिए क्या करते हैं, इन दो एक्स वाई ग्रुप हैं इनका पहले नहीं बन रही आपस में और इनके खिलाफ हेट स्पीच देकर, इस प्रकार के भाषण देकर क्या कर देते हैं, उन्हें एक दूसरे से लड़ाने का कार्य करते हैं। कारणों की बात करें आपके सामने, ऐतिहासिक कारण। ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और राज करो की नीति जिसने धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित किया। तो जो ब्रिटिश शासक होते हैं जिसमें फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई, जिससे क्या धार्मिक आधार पर सामाजिक विभाजन करने का कार्य। तो अंग्रेजों को क्या 1857 की क्रांति के बाद में ये चीज पता चल गई कि अगर हिंदू और मुस्लिम भारत में ये दो बड़े धार्मिक सामाजिक समूह है, अगर ये एक जगह रहे तो हमें ज्यादा दिन तक हम क्या रह पाएंगे, एक नहीं रह पा, हमें ज्यादा दिन ये देश में नहीं रहने देंगे, हमें क्या कर देंगे, हमें देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फूट करो राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ करने का प्रयास किया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, समाज में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि कभी एक नहीं हो पाए और लगभग 80-90 साल बाद में 1947 में धार्मिक आधार पर विभाजन देखने को मिलता है भारत व पाकिस्तान में, जिसमें बंगाल का विभाजन हो आपके सामने और कोई धार्मिक रूप से जो सैन्य प्रणालियों को बनाना हो, है ना, चाहे मुस्लिम लीग का निर्माण हो। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या क्या अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने धार्मिक रूप से अंग्रेजों ने क्या क्या हिंदू मुस्लिम लोगों को आपस में अलग किया, जिसका प्रभाव आज तक हमारे समाज पर देखने को मिलता है। राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक बनाने और सत्ता हासिल करने के लिए धार्मिक पहचान का शोषण करना। तो आपको पता है भाई, राजनेताओं के द्वारा सबसे आसान तरीका क्या होता है, धर्म आधारित राजनीति करो। क्यों, क्योंकि उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है, आपको ना तो विकास की बात करनी पड़ती है ना, और धर्म और आपके सामने जो देशभक्ति है, दो ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए इंसान बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता है, बहुत आसानी से किसी भी इंसान को वोट दे सकता है। विकास करना बहुत मुश्किल है। अगर आज आपने सड़क का निर्माण किया तो लोग उस सड़क को 2 से 3 साल बाद में उसके महत्व समझ में आता है लोगों को, लेकिन अगर आपने राजनीति की धर्म आधारित तो लोगों को तुरंत समझ में आ जाती है वो चीज। क्यों, क्योंकि बहुत पुरानी परंपराएं हैं वो चलती आ रही हैं। देशभक्ति व राजनीति, धर्म आधारित राजनीति सबसे अच्छा तरीका होता है राजनेताओं के लिए अपने वोट बैंक बनाने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए। और आपके समय सत्ताओं को, जो सत्ता का हासिल करने वाले राजनेताओं को कोई मतलब नहीं होता है कि वो किस आधार पर वोट ले रहे हैं, समाज में उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें अपनी सत्ता से मतलब होता है। और जनता वो क्या करती रहती है, आपस में लड़ाई करती रहती है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा व बेरोजगारी, बेरोजगारी और सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष को व्यापारिक जो धार्मिक आधार पर मोड़ दिया जाता है। तो काफी लोग क्या करते हैं भाई, जिनके अंदर उतना कौशल नहीं होता है, समझ में आ गया, जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, अशिक्षित होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब उन्हें देखता है कि हम बेरोजगार रह गए, हमसे ज्यादा भाई कोई इंसान मेहनत करके और आगे बढ़ गया, तो वो क्या करते हैं, धर्म का सहारा लेना फिर शुरू कर देते हैं। धार्मिक आधार पर फिर क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, ताकि जो आपके सामने जो सामने वाला व्यक्ति है जो मेहनत करके आगे बढ़ा है उसको नीचा दिखाकर खुद आगे बढ़ सके। संकीर्ण धार्मिक शिक्षा,
धार्मिक कट्टरता व असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा। तो काफी बार क्या शिक्षा भी हमें क्या करती है, बांटने का कार्य करती है। शिक्षा का मुख्य आधार क्या होता है, लोगों को आपस में जोड़ना, लेकिन वही शिक्षा क्या करती है, हमें धार्मिक रूप से अलग करने का भी कार्य कर सकती है। तो जो शिक्षा में धार्मिक का जो धार्मिकरण कर दिया जाता है धर्म का, उसमें एक धर्म को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है, दूसरे को नीचा दिखाया जाता है और उसमें कट्टरता की भावना आती है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके छोटी उम्र में जो सहिष्णुता हो गई, एक साथ भाईचारे के साथ रहने वाली जो भावना होती है, उसमें क्या है, वो भावना है वो कम हो जाती है और लोगों के अंदर विरोधाभासी या एक दूसरे का विरोध करने वाली विचारधारा है वो पैदा हो जाती है, जिससे समाज में जो बंटवारा है दो धर्मों के बीच में, धार्मिक बंटवारा देखने को मिलता है। मीडिया व अफवाहें, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा झूठी अफवाहें फैलाकर धार्मिक समूहों के बीच में संदेह फैलाना। क्यों? मीडिया होती है वो कोई भी समाज का परसेप्शन बनाती है, विचारधारा बनाने का कार्य करती है। अब अगर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर अगर झूठी अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि ये धर्म हमारे खिलाफ ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, तो इससे क्या होता है, लोग कहीं ना कहीं उस विचारधारा से तो प्रभावित होते ही होते हैं। समझ में आ गया? तो इससे क्या हो जाता है, धार्मिक विभाजन है उसकी खाइयां है वो और ज्यादा बंटनी शुरू हो जाती हैं। अब इन सब चीजों के क्या क्या समाज पे प्रभाव पड़ते हैं, इसको विस्तार से पढ़ने का कार्य करेंगे। सामाजिक जो विभाजन होता है उससे क्या, सामाजिक व धार्मिक विभाजन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय एकता को खतरा, सांप्रदायिकता देश को एकता व अखंडता को कमजोर करती है और विभाजन की ताकतों को बढ़ावा देती है। तो क्या होता है, सांप्रदायिकता, जो दो देशों के बीच में जो आपके सामने विभाजन देखने को मिल रहा है, इससे देश की जो अखंडता होती है वो कमजोर होती है और विभाजन करने वाली जो ताकतें होती हैं उसको बढ़ावा मिलता है। मतलब पहले समाज में कुछ ना कुछ ऐसे ताकतें होती हैं जो हमारे समाज को बांटकर उस चीज को फायदा लेना चाहते हैं, उस प्रकार की जो सामाजिक ताकतें होती हैं उसको फायदा मिलता है। हिंसा व दंगे होते हैं, ये सामूहिक हिंसा, दंगे व रक्तपात को जन्म देती है, जिससे जान माल को भारी हानि देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, सामूहिक हिंसा होती है और दंगे व रक्तपात जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो धार्मिक विभाजन होता है तो आपके सामने दो धर्मों के बीच में लड़ाई होती है, हिंसा होती है और दंगे होती है, जिससे क्या होती है, जो जान माल है उसको बहुत भारी नुकसान देखने को मिलता है। आम नागरिक उससे प्रभावित होते हैं, आम जनता को वो आपके सामने भुगतान करना होता है, जिनका उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। आर्थिक हानि, दंगों और सामाजिक तनाव के साथ व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नुकसान पहुंचता है। तो आपको पता है भाई, हिंसा कहीं हो उससे किसी भी इंसान को क्या है, किसी भी इंसान को कोई फायदा नहीं होता है। तो दंगों और सामाजिक तनाव के कारण व्यापार हो गए, उद्योग हो गए और पर्यटन को नुकसान देखने को मिलता है। मतलब अगर आप समझ लो, आप जो कोई कहीं पर भी अगर कोई दंगा हो गया तो क्या है भाई, वहां पर पर्यटन तो क्यों ही जाएंगे, क्योंकि किसी को ऐसे लगता है कि वहां पर फिर से दंगा हो सकता है, हमारे साथ क्या है, किसी प्रकार की कोई घटना हो सकती है, आगजनी हो सकती है। अब उद्योग भी प्रभावित होते हैं भाई, अगर काफी दिनों तक दंगा रहेगा तो वो क्षेत्र है उसको धारा 144 वगैरह लगा के रखते हैं, या फिर वहां पर इस लोग जो जन सामान्य जीवन है वो जनजीवन है सामान्य रूप से नहीं चल पाता है, इससे उद्योग व व्यापार भी प्रभावित होता है और लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से हानि पहुंचती है। मानव अधिकारों का उल्लंघन, सांप्रदायिक संघर्ष अल्पसंख्यकों जीवन में असुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को गंभीरता से उल्लंघन करता है। तो समाज में अगर आप सामाजिक विभाजन देखने को मिले, सामाजिक विभाजन किस प्रकार से होता है, जो जो बहुसंख्यक होते हैं, मतलब जो संख्या में ज्यादा धार्मिक संख्या में लोग होते हैं, वो अल्पसंख्यक को हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। ये तो हमारे समाज की भावना रही है। तो जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको जीवन का अधिकार, उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, हमारा जो जीवन है उस पर कभी भी खतरा आ सकता है। तो इस प्रकार की जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है उसका उल्लंघन देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है विकास में हानि, विकास में बाधा, सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष के कारण आपके सामने सरकार का ध्यान विकास से हटकर कानूनी व्यवस्था पे चला जाता है। तो सरकार विकास में भी आपको बाधा देखने को मिलती है, जहां पर क्या होता है आपके सामने सरकार के सामने क्या होती है, सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष के कारण सरकार का ध्यान विकास से हटकर कहां पे चला जाता है, कानून व्यवस्था को लागू करने पर चला जाता है, जहां पर क्या होता है, जो सरकार है वो विकास पर पूर्ण रूप से पैसे खर्च नहीं कर पाती है। तो ये आपके सामने जो आपका जो पर्सन होने वाला है, भारत में सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण होते हैं और उसके प्रभाव को आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, कमेंट जरूर से करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।